ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीट टाइस योर ज़ुअर एट द बिगिनिंग एंड गेट 10 टाइम्स फीडबैक। अध्याय 61। प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई नहीं। चयन प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू होती है। न्यायाधीश प्रकट होते हैं, जिससे दोनों पक्षों के छात्र मंच पर आ सकते हैं। इन अकेडमी चयन प्रतियोगिता के लिए साइन अप करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास रखने वाले अधिकांश लोग कम से कम 7 स्टार डू मास्टर स्तर से ऊपर हैं। अन्यथा वे खुद पर शर्मिंदगी लाने का जोखिम उठाते हैं। इसलिए लड़ाई असाधारण रूप से रोमांचक होती है, खासकर जब समान रूप से मेल खाने वाले प्रतिद्वंद्वी आमने सामने होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तीव्र संघर्ष होता है। नाटक। शानदार डुक्यूई चमक अक्सर फूट पड़ती है। येलो क्लास 2 के बेस में जियो जुनर और लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ खड़ा है। वे चौक पर हो रही लड़ाइयों का विश्लेषण करते हैं। इस बीच जियो अपनी गर्लफ्रेंड के समूह के साथ मैच देखने के लिए एक तरफ खड़ी है। हालांकि ऐसा लगता है कि जियो ध्यान से देख रही है, लेकिन वह वास्तव में जियोजे की तरफ से आने वाली चर्चाओं को ध्यान से सुन रही है। उन तीनों को युद्ध की स्थिति का विश्लेषण करते हुए सुनकर वह थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाती। उनकी तुलना में उसकी साधना प्रतिभा नगण्य लगती है। जियाओ जी ने जियाओ यू की हरकतों को नोटिस किया और उसे हाथ हिलाया। जियाओ यू, अगर तुम सुनना चाहती हो तो पास आओ। जियाओ जी मुस्कुराए। जियाओ जी की जानी पहचानी आवाज़ सुनकर जियाओ यू को अचानक महसूस हुआ कि उसके दिल में जो थोड़ी बहुत दूरी थी वह गायब हो गई। वह आगे बढ़ी और दूसरी लड़कियां भी उसके पीछे चली गईं। एक पल के लिए जियाओ जी लड़कियों से घिर गई। जो लोग जियाओ जी को किनारे से देख रहे थे वे ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सके। इस बीच जियाओ जी के पुरुष सहपाठी लड़कियों से घिरे होने के कारण उनसे दूरी बनाए रखते हैं। जियाओ जी अपनी ओर आने वाली विभिन्न सुगंधों को सूंघता है और आश्चर्यचकित होता है कि उसकी इंद्रियां कितनी तेज हो गई हैं। हालांकि जियाओ यू और दूसरे लोग पास आते हैं, फिर भी वे जियाओ जी के घेरे में नहीं आ पाते। उन्हें बीच में बोलने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि जियाओ जी द्वारा लड़ाइयों का विश्लेषण उनकी समझ से परे है। वे चौक पर लड़ाई देखते हुए उत्सुकता से उनका विश्लेषण सुन सकते हैं। उनके चेहरे संतुष्टि से भरे हुए हैं। उन्हें एहसास नहीं था कि लड़ाई में इतनी पेचीदगियां थीं। पवन गुण साधक बनाम पृथ्वी गुण साधक। पूर्व ने अपने लाभों का उपयोग नहीं किया और इसके बजाय लापरवाही से काम किया। अब पृथ्वी गुण साधक ने एक अवसर का लाभ उठाया है। किसी भी दुर्घटना को छोड़कर वे जीतने की संभावना रखते हैं। जियाओ जे मैदान पर लड़ाई देखता है और टिप्पणी करता है। अन्य दो सहमति में सिर हिलाते हैं। इस बीच जियाओ यू और उसका समूह चौक की ओर देखता है। निश्चित रूप से 3 राउंड के बाद पृथ्वी गुण साधक एक अवसर का लाभ उठाता है। मोटी पृथ्वी गुण डुक्यूई को अपने पैरों के चारों ओर घुमाते हुए वह वायु गुण साधक के पेट पर एक शक्तिशाली किक मारता है, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। जियाओ यू और उसका समूह जियाओ जे को प्रशंसा भरी आंखों से देखता है। स्नो भी जियाओ जे के और भी करीब जाने की इच्छा रखते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर द्वारा घूरे जाने के बाद वह पीछे हट जाती है और जियाओ यू के पास वापस आ जाती है, जहां जियाओ यू उसकी कमर पर चुटकी काटता है। जियाओ यू झुकती है और स्नो से फुसफुसाती है, तुम फ्लर्ट करती हो, इसे ठीक से करने का एक तरीका है। मेरा चचेरा भाई अभी वयस्क भी नहीं हुआ है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर सकती, वह बहुत ही शानदार है, स्नो ने करुण स्वर में कहा और जियाओ यू ने अपनी आंखें घुमाईं। मुझे तुम्हें चेतावनी न देने के लिए दोष मत दो। मेरा चचेरा भाई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ तुम आसानी से घुल मिल सको। तुम्हारी चेतावनी बहुत देर से आए, मैं पहले ही इसका अनुभव कर चुकी हूँ, स्नो ने कुछ अफसोस के साथ कहा। जियाओ जे और अन्य लोग इस आदान प्रदान पर हंसे बिना नहीं रह सके। जियाओ जुनर और लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ जे को देखकर मुस्कुराते हैं, जो कंधे उचकाता है। ये दर्शाता है कि यह उसकी समस्या नहीं है। रहस्यमय वर्ग 1 के लिन काई बनाम पीली वर्ग 2 के जियाओ जे। जज की आवाज़ गूंजती है और जियाओ जुनर चिढ़ाते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी है। स्टेज पर जाने से पहले जियाओ जुनर के बालों को सहलाता है। उसका प्रतिद्वंद्वी पहले ही मंच पर आ चुका है। उसके हाथ में एक गहरे नीले रंग का भाला है, जिस पर एक जादुई कोर लगा हुआ है। जियोजी, भले ही तुम अकादमी के उभरते हुए सितारे हो, लेकिन यह मत सोचो कि तुम बिना लड़े मुझे आत्मसमर्पण करवा सकते हो, लिन काई ने लड़ाई की भावना से भरपूर कहा। जियोजी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मैं तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। दर्शकों में सभी की नज़रें चौक पर टिकी हुई हैं, जो प्रत्याशा से भरी हुई हैं। यह महान उभरता हुआ सितारा किस तरह का प्रदर्शन करेगा? जियोजी के कई प्रशंसक सहज रूप से उसका उत्साहवर्धन करते हैं। उनकी चीखें आसमान में गूंजती हैं। मैच शुरू होता है। जज घोषणा करता है और उसी समय लिन काई बोलना शुरू करता है। मैं जा रहा हूँ।
लेकिन लिन काई के शब्द बीच में ही कट जाते हैं। खटखट। गहरे नीले रंग का भाला जमीन पर गिरता है, उसके बाद जमीन पर किसी शरीर के टकराने की आवाज आती है। लिन काई गिर गया है। इस बीच जीओजी मंच पर स्थिर रहता है। पूरा चौक सन्नाटा छा जाता है। स्टैंड में बैठे दर्शक भी भ्रम में अपनी आंखें चौड़ी कर लेते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता कि अभी क्या हुआ। जो लोग अनिश्चित हैं वे सभी एक ही विचार साझा करते हैं, अभी क्या हुआ। जियाओजे के कुछ करने से पहले ही लिन काई कैसे गिर पड़ा। जियाओजे जज की ओर देखता है, जो जल्दी से लिन काई के पास जाता है। लिन काई की स्थिति की जांच करने और यह पुष्टि करने के बाद कि वह बेहोश है, जज अपना दाहिना हाथ उठाता है और परिणाम की घोषणा करता है। इस मैच में लिन काई बेहोश है। विजेता जियाओजे है। यह मैच, जो दिन का सबसे छोटा मैच था, दर्शकों में सभी को चर्चा करने पर मजबूर कर देता है। वे निश्चित रूप से यह नहीं मानते कि लिन काई अपने आप गिर पड़ा। यह जियाओजे की ही करतूत रही होगी। हालांकि दर्शक निराश हैं कि उन्हें रोमांचक मुकाबला देखने को नहीं मिला, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से उत्सुक भी हैं। जियाओजे ने अपने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत नॉकआउट करने के लिए किस तरह की विधि का उपयोग किया। जहां तक इन अकेडमी चयन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की बात है, तो वे सभी गंभीर भाव रखते हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि जियाओजे ने कौन सी विधि अपनाई। अगर वे अपने प्रतिद्वंद्वी की स्थिति को नहीं समझते, तो भविष्य में उसके सामने खड़े होने से उन्हें जीत का कोई मौका नहीं मिलेगा। जियाओजे ने पहले भी कक्षा प्रतियोगिताओं में इस विधि का इस्तेमाल किया था, 100 गुना कठिनाई जहर के साथ जलगुण साधना को मिलाकर। लेकिन अब जियाओजे का नियंत्रण पहले से अतुलनीय है। 100 गुना कठिनाई जहर का प्रभाव भी कुछ ऐसा है जिसका ये छात्र विरोध नहीं कर सकते। हालांकि क्योंकि यह एक अंतर अकादमी प्रतियोगिता है, जियाओजे मृत्यु का कारण बनने के बजाय बेहोशी के प्रभाव को बहुत बढ़ा देता है। चौक के पार ऊंचे मंच पर कई बुजुर्ग जियाओजे की पीछे हटती हुई आकृति को आश्चर्य से देखते हैं। इस बच्चे की ताकत में फिर से सुधार हुआ है। डू क्यूई पर इस स्तर का नियंत्रण, यहां तक कि डू लिंग के पास भी यह नहीं हो सकता, है ना। हुकियान हंसता है और अपने बगल में बैठे बूढ़े आदमी से कहता है, यह एल्डर हुओ है, जो कनान अकादमी में एक शीर्ष स्तरीय कीमियागर है। एल्डर हुओ ने गहरी निगाहों से जियाओजी को देखा और सार्थक लहजे में कहा, उनकी अनोखी डू क्यू वाकई असाधारण है। ऐसा लगता है कि अकादमी के पास भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह उनका अपना भाग्य है। चलिए ज्यादा पूछताछ नहीं करते, हु कियान ने शांति से कहा। एल्डर हो ने बस लापरवाही से इसका जिक्र किया, इस पर ज्यादा बात नहीं की। अगर वह इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो वहां चयन प्रतियोगिता में शायद ज्यादा उत्साह नहीं बचेगा। एल्डर हो के शब्द सुनकर हु कियान ने अपना मुंह हिलाया। बूढ़े हो, तुम हमेशा परेशानी खड़ी करने वाले हो। तुम मुझे कोई समाधान सोचने में मदद क्यों नहीं करते? ये तुम्हारी समस्या है। एल्डर हो के बोलने के बाद वह संतुष्ट दिखते हुए आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। हुकियान कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। कीमिया विभाग आंतरिक और बाहरी अकादमियों से स्वतंत्र है, इसलिए वह वास्तव में एल्डर हो को नियंत्रित नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं खुद ही कुछ सोच लूंगा। हुकियान मैदान पर दो छात्रों के बीच लड़ाई देख रहा है, उसके मन में एक विचार उभर रहा है। अध्याय 62, क्रमिक उन्नति। जियाओजे की तिकड़ी में से मंच पर आने वाली दूसरी लड़की जियाओ जुनर है। जुनर की प्रतिद्वंद्वी भी एक लड़की है, जिसका चेहरा साफ और सुंदर है। किनारे से उसके चेहरे को देखते हुए जियाओजे को कुछ परिचितता का एहसास होता है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता। कुछ देर सोचने के बाद वह अपना सिर हिलाता है। चूंकि उसे याद नहीं है, इसलिए वह शायद कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। जैसे ही जज ने शुरुआत की घोषणा की, एक सुनहरी रोशनी जियाओ जुनर को घेर लेती है, जो अपने पंख फड़फड़ाती हुई एक फुर्तीली तितली में बदल जाती है। पलक झपकते ही वह लड़की के पास पहुंच जाती है। लड़की के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसकी हथेली से सुनहरी रोशनी की झिलमिलाहट के साथ वह पहले ही सीमा से बाहर हो जाती है। एक और संक्षिप्त लड़ाई शुरू होती है, लेकिन इस बार दर्शक उत्साहपूर्ण तालियां बजाते हैं। चमकदार सुनहरी रोशनी की वजह से वे वास्तव में एक दृश्य दावत का आनंद लेते हैं। साथ ही दो खूबसूरत लड़कियों की लड़ाई, हालांकि संक्षिप्त, आंखों को असाधारण रूप से सुखद लगती है। जियाओ जुनर के बाद अगली प्रतियोगी लिटिल फेरी डॉक्टर है। उसका प्रतिद्वंद्वी एक मोटा आदमी है। एक छात्र होने के बावजूद उसका चेहरा एक अनुभवी साहसी व्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त है। वह एक अनुभवी साहसी व्यक्ति की तरह दिखता है जो वर्षों से छापा मारने वाली पार्टी में रहा है। छात्र, मैं आपको जल्दी से आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूं। अन्यथा जब असली लड़ाई की बात आती है तो तलवारों की कोई आंखें नहीं होती हैं, मोटा आदमी लिटिल फेरी डॉक्टर को सलाह देता है। हालांकि उसकी आंखों में कोई सद्भावना नहीं है, केवल डर का एक संकेत है। वह खुद लिटिल फेरी डॉक्टर से नहीं बल्कि उसके पीछे वाले व्यक्ति से डरता है। वास्तव में एक साहसी समूह में बड़ा होने के कारण वह दुनिया के तौर तरीकों को समझता है।
अगर वह इस लड़की को खत्म कर देता है तो इससे जियाओजी की नाराजगी हो सकती है। छोटी परी डॉक्टर उस मोटे आदमी की आंखों में अर्थ को ध्यान से समझती है और अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराती है। छात्र, तुम अपने बारे में चिंता करो। जब मैं बाद में हमला करूंगा तो तुम आसानी से आगे बढ़ जाओगे। उसके शब्दों से उस मोटे आदमी का चेहरा काला पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उसके पास अपनी पूरी ताकत से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर वह अगले एलिमिनेशन मैचों में जियोजे का सामना करता है तो यह उसका अपना दुर्भाग्य होगा। उस स्थिति में चलो काम पर लग जाते हैं। मोटा आदमी अपनी पीठ पर भारी तलवार को पकड़ता है और तेजी से उसे खींचता है। अपने हाथ के एक झटके के साथ विशाल तलवार हवा में भयानक गति के साथ सीटी बजाती है। वह एक मोटे पीले रंग के डूक्यूई कवच में ढका हुआ है। हालांकि वह सामाजिक परिस्थितियों को नेविगेट करने में माहिर है, लेकिन उसकी ताकत बहुत बड़ी है जो एक महान डू मास्टर के स्तर तक पहुंचती है। इन अकेडमी चयन प्रतियोगिता में भी एक महान डू मास्टर दुर्लभ है। जैसे ही वह दिखाई देता है, दर्शक एक भयंकर युद्ध की उम्मीद करते हुए जयकारे लगाते हैं। उस मोटे आदमी का दाहिना पैर जमीन पर पड़ता है और वह आगे बढ़ता है। एक साहसी समूह में बड़ा होने के कारण वह एक ब्लेड के किनारे पर खून चाटने का आदी है। एक शेर द्वारा शिकार के लिए खरगोश को पकड़ने के सिद्धांत को समझता है। भले ही उसके सामने नाजुक और सुंदर लड़की नाजुक दिखती हो, लेकिन उसे युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। जब उसका प्रतिद्वंद्वी लड़ाई से पीछे हट जाता है, तभी वह वास्तव में आराम कर सकता है। उस मोटे आदमी को अपनी ओर बढ़ते देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखों में गंभीरता का भाव दिखाई देता है, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा डर दिखाई देता है। उस मोटे आदमी की भारी तलवार उसकी कमर पर वार करती है, लेकिन वह फिर भी थोड़ा पीछे हट जाता है ताकि नाजुक लड़की की कमर को पूरी तरह से काट न सके। लेकिन जाहिर है वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। छोटी परी डॉक्टर एक कदम पीछे हटती है, उसकी आकृति टिमटिमाती है, आश्चर्यजनक गति से बाहर निकलती है। उस मोटे आदमी की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। खतरे को भांपते हुए वह तुरंत अपनी तलवार वापस खींच लेता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है। हालांकि छोटी परी डॉक्टर पहले ही उसके पास पहुंच चुकी है। ऐसा करने के लिए मजबूर होकर मोटा आदमी तलवार पर से अपनी पकड़ ढीली कर देता है, अपनी कोहनी को नीचे की ओर मारता है। छोटी परी डॉक्टर उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाती है। उसकी गोरी और कोमल हथेली मोटी कोहनी के साथ एकदम विपरीत होती है। हालांकि वह सीधे तौर पर उस बलवान व्यक्ति की ताकत का सामना नहीं करती है। इसके बजाय वह बल के नीचे एक तरफ मुड़ जाती है, अजीब तरह से उससे बचती है। उसी समय उसकी हथेली बलवान व्यक्ति की पसलियों को ढंकने वाले डूक्यू कवच पर पड़ती है। साथ ही एक खटी जंग की आवाज भी आती है। डूक्यू कवच पर अचानक एक गहरी हथेली का निशान दिखाई देता है, जिससे उपस्थित दर्शकों में आश्चर्य की लहर दौड़ जाती है। ये प्रसिद्ध पृथ्वी गुण साधक का रक्षा के लिए डूक्यू कवच है, फिर भी इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। बलवान व्यक्ति को भी कुछ गड़बड़ का आभास होता है। उसका शरीर अचानक दूरी बनाने की कोशिश में आगे बढ़ता है। दुर्भाग्य से वह पहले से ही लिटिल फेरी डॉक्टर द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे बचना मुश्किल हो गया है। जंग की लगातार आवाजें गूंजती हैं और बलवान व्यक्ति के शरीर को ढंकने वाला डूक्यू कवच, जो मोटा और भारी लग रहा था, अब छेदों से भरा हुआ दिखाई देता है। खटखट। बलवान व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी भारी तलवार गिरा देता है। वह जानता है कि इस नाजुक लड़की की भयानक संक्षारक हथेली का दूसरी बार सामना करने पर उसके पास कोई मौका नहीं है। पहले से ही क्षतिग्रस्त डूक्यू कवच के कारण लड़की के दूसरे हमले का सामना करना असंभव है। लड़की की भयानक संक्षारक हथेली के साथ अगला सीधा टकराव खुद पर होगा। मैं मानता हूँ, मुझे बख्शने के लिए धन्यवाद, मेरी जान बख्श दो। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए अपना हाथ हिलाती है। ऐसी नज़दीकी लड़ाई में एक बार कोई खामी पकड़ी जाती है तो गंभीर चोट लगने का तुरंत जोखिम होता है। अभी अभी उसकी हरकतें वाकई ब्लेड की धार पर नाचने जैसी थीं। दर्शकों ने जयकारे लगाए, दोनों की शानदार लड़ाई के लिए ईमानदारी से प्रशंसा की। वह मोटा आदमी भी मुस्कुराता है, अपना डूक्यू कवच उतारता है और मंच छोड़ने से पहले जमीन पर गिरी भारी तलवार उठाता है। मूल रूप से एक महान डू मास्टर के रूप में अपनी साधना के साथ वह निश्चित रूप से शीर्ष 50 में जगह बना लेता। लेकिन किस्मत विडंबनापूर्ण है और उसका अंत सीनियर सिस्टर हान यू की तरह हुआ है। एलिमिनेशन मैचों में ऐसे दुर्जय विरोधियों का सामना करते हुए उसे क्रूरता से बाहर कर दिया गया। उच्च मंच पर वाइस डीन हुकियान और कीमिया विभाग के बूढ़े व्यक्ति ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वह चीज होगी। वास्तव में जो कोई भी उस छोटे से लड़के के साथ रह सकता है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर वह चीज फट जाती है तो अकादमी को इसे नियंत्रित करने में मुश्किल हो सकती है ना? हुकियान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कुछ चिंता व्यक्त की।
वह चीज़ वास्तव में एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है। आखिरकार रिकॉर्ड के अनुसार इसके सभी मालिकों का अंत दुखद रहा है, और कुछ ने तो जीवित प्राणियों के लिए बहुत बड़ी आपदा भी पैदा की है। हुकियान ने जियाओजी और दोनों लड़कियों को देखा, अपनी भौहों को कसकर भींचते हुए, अंदर ही अंदर आहें भरते हुए। बच्चे, तुमने वास्तव में मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला दी है। ... कई दिनों की छोटी लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद शीर्ष 50 का आधिकारिक रूप से फैसला हो गया है। जियाओजे की तिकड़ी के तीनों शीर्ष 50 में हैं। प्रतियोगिता शुरू होने के बाद से जियाओजे के प्रतिद्वंद्वी उसे कोई कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर पाए हैं। जैसे ही मैच शुरू होने की घोषणा की जाती है, वे तुरंत बेहोश हो जाते हैं। जियाओ जुनर भी अपने विरोधियों के खिलाफ तेजी से समाधान की तलाश करती है। लिटिल फेरी डॉक्टर की लड़ाइयाँ उसके भीतर मौजूद 100 गुना कठिनाई के जहर के कारण क्रूर हैं। आखिरकार वह जो भी हरकत करती है, उसके शरीर का एक हिस्सा जंग खा रहा होता है, जिससे उसे देखना भयानक हो जाता है। वे तीनों पूरी तरह से अलग अलग लड़ाई शैली प्रदर्शित करते हैं। जियाओजे रहस्यमय है, जियाओ जुनर सीधी सादी है, और लिटिल फेरी डॉक्टर निर्दयी है। वाइस डीन हुकियान शीर्ष 50 प्रतियोगिता के नियमों की घोषणा करने के लिए आगे आते हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी पिछले एलिमिनेशन राउंड में आमने सामने के मुकाबलों से थक चुके होंगे। इस साल हम शीर्ष 50 चयन प्रतियोगिता के नियमों में बदलाव करेंगे। इसे लास्ट मैन स्टैंडिंग कहा जाता है। सभी 50 प्रतियोगी प्लाजा पर खड़े होंगे। जो भी अंत तक खड़ा रह सकता है, वह अंतिम विजेता होगा। एलिमिनेशन का क्रम और युद्ध क्षमता का नुकसान शेष प्रतिभागियों की रैंकिंग निर्धारित करेगा। उपस्थित कई छात्र एक दूसरे की ओर देखते हैं। वाइस डीन द्वारा अचानक नियम बदलने से कुछ हद तक हैरान हैं, लेकिन दर्शक जयकार करते हैं। वे केवल दर्शक हैं। बेशक लड़ाई जितनी तीव्र और जीवंत होगी, वे उतना ही इसका आनंद लेंगे। जयकार और उत्साह आसमान तक पहुंचते हुए गूंजते हैं। ठीक है, अब कृपया शीर्ष 50 प्रतियोगियों को प्लाजा में प्रवेश करने दें। अध्याय 63, बहुतों का सामना कुछ लोगों के साथ। शीर्ष 5 का निर्धारण। 50 छात्र एक दूसरे का सामना करते हुए प्लाजा में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक कि हान यू, जिसने पहले भी इन अकादमी चयन प्रतियोगिता में भाग लिया है, वर्तमान स्थिति पर झिझकती है। हालांकि उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि वाइस डीन द्वारा घोषित नियमों में टीम बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब है कि टीम वर्क अराजक लड़ाई में महत्वपूर्ण लाभ दे सकता है। दूसरी तरफ बाई चेन की आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंजती है। हर कोई, आप सभी ने पिछले मैच देखे हैं। जब उनकी ताकतें एक साथ होती हैं तो जियोजी की तिकड़ी ने मैदान पर अपना दबदबा बनाया है। अगर हम उन्हें जल्दी खत्म नहीं करते हैं, तो वे इन अकादमी चयन प्रतियोगिता में शीर्ष 3 स्थानों पर एकाधिकार कर लेंगे, जो सबसे मूल्यवान हैं। अगर हम उन्हें पहले खत्म कर देते हैं, तो मैं, बाई चेन, केवल एक स्थान ले पाऊंगी और बाकी आप सभी के लिए होगा। बाई चेन के शब्द बहुत प्रेरक हैं, क्योंकि हर कोई देख सकता है कि जियाओजे की तिकड़ी की संयुक्त ताकत उनसे कहीं ज्यादा है। अगर उन्हें जल्दी बाहर नहीं किया गया, तो जियाओजे की तिकड़ी शीर्ष 5 स्थानों में से 3 पर कब्जा कर लेगी। भले ही दूसरे लोग जियाओजे की तरफ से जुड़ने के लिए तैयार हों, फिर भी उन्हें बचे हुए 2 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। बेहतर होगा कि बाई चेंग या हान यू के साथ जुड़ें, क्योंकि वे कम स्थानों पर हैं। कोने में खड़े जियाओजे ने बाई चेंग की बातों को बिना किसी खंडन के एक हल्की मुस्कान के साथ सुना। बेशक जियाओजे समझता है कि उसकी प्रतिष्ठा के साथ ज्यादातर छात्र निश्चित रूप से उसके आह्वान पर उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होंगे, दूसरों को छोड़कर। लेकिन फिर भी स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है, क्योंकि बचे हुए लोग केवल उन 2 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। प्लाजा पर अनिर्णीत छात्र जियाओजे की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाते। वे देखना चाहते हैं कि जियाओजे क्या कहना चाहता है। उनकी निराशा के लिए जियाओजे चुप रहता है। जाहिर है, जैसा कि बाई चेंग ने कहा, वे तीनों 3 स्थान लेंगे। इसलिए पहले जियाओजी की तिकड़ी को खत्म करना बेहतर है। हालांकि उन तीनों द्वारा प्रदर्शित की गई क्षमताएं बहुत ही अनोखी हैं, लेकिन अधिक लोगों के साथ अन्य लोग अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। जल्द ही अधिकांश छात्र बाई चेंग के पक्ष में शामिल हो जाते हैं। छात्रों का एक और हिस्सा हान यू के पक्ष में शामिल हो जाता है। जियाओजी की तिकड़ी चौक के कोने में इकट्ठा हो जाती है। कुछ गर्वित छात्र भी हैं जो किसी भी पक्ष में शामिल नहीं होते हैं। तीनों पक्षों के कोनों में 8 लोग खड़े हैं। हान यू और बाई चेंग पहले जियाओजी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इन 8 लोगों से गुजरना होगा। और वे अनिर्णीत लोगों को भी पहले खत्म करना चाहते हैं, ताकि वे अवसर न खो दें। परिणामस्वरूप वे 8 जो किसी भी पक्ष में शामिल नहीं हुए हैं, आसानी से खत्म हो जाते हैं और अंतिम बन जाते हैं। जियाओजी चोटिल और सूजे हुए छात्रों को देखता है, उन्हें कुछ हद तक तरस आता है। यदि उनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है, तो उन्हें लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। बेशक एक बार साधक का स्वभाव तय हो जाने के बाद उसे बदलना मुश्किल है।
जियाओजे उन्हें मनाने की कोशिश नहीं करेगा, बस चुपचाप स्थिति को देखता रहेगा। जल्द ही बाई चेंग और हान यू के नेतृत्व में दोनों टीमें जियाओजे की तिकड़ी पर हमला करती हैं। नाटक। जियाओजे, क्या आपको हमें नीचे भेजने की जरूरत है या आप खुद ही हार मान लेंगे? बाई चेंग अपने हाथ में एक पीला भाला पकड़े हुए है जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसके पीछे चल रहे छात्र उसके आत्मविश्वास का स्रोत हैं। निम्न स्तरीय साधकों के बीच लड़ाई वास्तव में संख्याओं से बहुत प्रभावित हो सकती है। जब तक ये स्तरों को पार नहीं कर रहा है, अधिक लोगों के होने से अक्सर कम लोगों पर जीत होती है। हालांकि जियाओजे की तिकड़ी दुर्जय युद्ध शक्ति प्रदर्शित करती है, लेकिन आखिरकार ये सिर्फ इन अकेडमी चयन प्रतियोगिता है। ये संभावना नहीं है कि यहाँ स्पिरिट बैटल मास्टर्स होंगे, है ना? जब तक हर कोई ग्रेट बैटल मास्टर स्टेज में है, तब तक संख्याएं मायने रखती हैं। हान यू बोलती नहीं है, बस चुपचाप अपना हथियार दिखाती रहती है। मौजूदा स्थिति में जियाओजे को पहले खत्म करना उसकी टीम के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। उसके पीछे आने वाले ज्यादातर छात्र महिलाएं हैं, इसलिए उनकी संख्या कम है। ये ध्यान देने योग्य है कि उनमें से हर एक हल्के डूक्यूई घूंघट में लिपटा हुआ है, जबकि महान युद्ध मास्टर्स भारी डूक्यूई कवच में ढके हुए हैं। जियाओजे की पिछली लड़ाई के तरीकों की वजह से वे कुछ हद तक डरे हुए हैं। वे केवल व्यापक सुरक्षा के साथ ही जियाओजे के पास जाने की हिम्मत करते हैं। ये बेहद सतर्क रूप जियाओजे को खुश करता है। अगर डूक्यूई घूंघट और डूक्यूई कवच उसकी क्षमताओं का सामना कर सकते हैं, तो उसने जो क्षमताएं विकसित की हैं वे बेकार होंगी, है ना? जियाओजे उन दो समूहों को देखता है जो आक्रामक रूप से आ रहे हैं, बाई चेंग के पहले के शब्दों को अनदेखा करते हुए और वापस पूछते हुए, या शायद तुम दोनों को देखना चाहिए कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। जैसे ही जियाओजे के शब्द गिरते हैं, जमीन पर गिरने वाले हथियारों की आवाज गूंजती है। हान यू और बाई चेंग का पीछा करने वाले छात्र एक एक करके बेहोश होकर जमीन पर गिरते हैं। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार युद्ध क्षमता खोने का मतलब है प्रतियोगिता के लिए योग्यता खोना। ये कैसे संभव है? यहाँ तक कि बाई चेंग, जिसे मैदान पर सबसे मजबूत माना जाता है, को भी बहुत चक्कर आ रहा है। तीव्र चक्कर आने से उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और वह मुश्किल से अपने भाले को जमीन पर रखकर सीधा खड़ा हो पाता है। दूसरी तरफ हान यू भी वैसी ही है, उसकी आंखें डूक्यू कवच के माध्यम से सदमे से भरी हुई हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने व्यापक सुरक्षा की थी, फिर भी वे घायल क्यों थे? जब मैदान पर खटपट की आवाज बंद हो जाती है, बचे हुए लोगों में बाई चेंग और हान यू को छोड़कर, जो मुश्किल से टिके हुए हैं, केवल जियाओजी की तिकड़ी बची है। यहाँ तक कि वाइस डीन को भी उम्मीद नहीं थी कि अंतिम लड़ाई इस तरह से होगी। वह कड़वी मुस्कान के साथ फायर ओल्ड मैन को देखता है और कहता है, ऐसा लगता है कि हमने इसे थोड़ा ज्यादा कर दिया है। इस बच्चे की क्षमताएं वास्तव में बचाव से परे हैं। प्रतियोगिता के लिए ऐसे नियम बनाकर हमने अनजाने में जियाओजी को बहुत बड़ा लाभ दे दिया, जिससे ये प्रतियोगिता इतिहास में सबसे अधिक पूर्वानुमानित तरीके से समाप्त हुई। फायर ओल्ड मैन अपने होठों पर थोड़ी अप्रिय मुस्कान के साथ मैदान पर बचे 5 लोगों को देखता है। हुकियान अपनी आंखें घुमाता है और मैदान पर मौजूद दर्शक भी इस शानदार दृश्य को देखकर दंग रह जाते हैं। केवल एक व्यक्ति के साथ आउटर अकादमी के कई उत्कृष्ट छात्रों को हराना। पिछली इन अकादमी चयन प्रतियोगिताओं में भी यह एक अनूठा अस्तित्व है। दर्शक जियाओजी की क्षमताओं के बारे में और भी अधिक उत्सुक हैं। वे इस तरह के एक अनोखे दृश्य को देखने के लिए भाग्यशाली हैं, जो इस इन अकादमी चयन प्रतियोगिता को सार्थक बनाता है। आखिरकार केवल एक व्यक्ति के साथ कनान अकादमी के दर्जनों प्रतिभाशाली लोगों को हराना कनान अकादमी के इतिहास में दर्ज होने के लिए पर्याप्त है। प्लाजा पर जियाओजी अपनी बाहें फैलाता है और हान यू और बाई चेंग से कहता है, क्या मैं तुम्हें नीचे भेजूं या तुम अपना काम छोड़ दोगे खुद? बाई चेंग का चेहरा बेहद भद्दा है। कुछ ही मिनट पहले उसने ये शब्द जियाओजी से कहे थे और अब जियाओजी उन्हें वापस कह रहा है। इससे वह बेहद अपमानित महसूस करता है, लेकिन साथ ही बेहद शक्तिहीन भी। ऐसी विचित्र क्षमता का सामना करते हुए उसके पास जियाओजी को हिलाने की योग्यता भी नहीं है। हान यू पहले अपना सिर हिलाती है और कड़वी मुस्कान देती है। शीर्ष 5 में जगह बनाने में सक्षम होने के कारण मैं पहले से ही संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी जियाओजी, मैं हार मान लूंगी। उसे भी अपनी पीढ़ी में ऐसे राक्षस का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। राक्षस लिन जियोक्लिफ की तुलना में भी जियाओजी और भी अधिक राक्षसी लगता है। दूसरी ओर बाई चेंग जियाओजी को करीब से देखता है, अपने दांत पीसता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। ऐसा लगता है कि सीनियर बाई चेंग अंत तक लड़ना चाहते हैं, अंतिम क्षण तक कभी हार नहीं मानते, जो वास्तव में एक अच्छा गुण है, लेकिन ये स्थिति पर भी निर्भर करता है। जियोजे की आकृति झिलमिलाती है, एक पल में बाई चेंग के सामने प्रकट होती है और हथेली से वार करती है। विपत्ति की जहरीली शक्ति से प्रभावित बाई चेंग प्रतिक्रिया भी नहीं करता है और उसकी आकृति पहले से ही पीछे की ओर उड़ रही है,
प्लाजा के बाहर भारी रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। इन अकेडमी चयन प्रतियोगिता समाप्त। इन अकेडमी चयन प्रतियोगिता लंबी नहीं है। नायक की वर्तमान ताकत बहुत मजबूत है और इन बैटल मास्टर्स और ग्रेट बैटल मास्टर्स के खिलाफ लड़ना, भले ही लड़ाई आगे पीछे हो, वास्तव में शक्ति का पतन होगा। इसलिए मैंने इसे जल्दी खत्म करने की व्यवस्था की। कृपया प्रिय पाठकों, साथ चलते रहें। अब सभी फॉलोअप के माध्यम से प्रगति देखने की सिफारिश की जाती है। कृपया पुस्तक के अंत तक स्क्रॉल करें और सदस्यता लें। धन्यवाद। अध्याय 64 वाइस डीन की घोषणा। इस वर्ष की इन अकेडमी चयन प्रतियोगिता एक ऐसी स्थिति में समाप्त होती है जो सभी को आश्चर्यचकित करती है। अनगिनत लोग जियोजे की क्षमताओं के बारे में उत्सुकता से चर्चा और अटकलें लगा रहे हैं। जैसे ही कनान शहर के लोग शहर में वापस आते हैं, पूरे इलाके में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। जियाओजे की शक्ल एक चमकते चांद की तरह है जो दूसरे छात्रों को सिर्फ जुगनू बना देती है। लोग हमेशा चमकते चांद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार छात्रों की वर्तमान और यहाँ तक कि भविष्य की पीढ़ियां भी इस चमकते चांद के नीचे फीकी और नीरस दिखाई देती हैं। क्योंकि आप चाहे कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लें, उनकी तुलना हमेशा चमकते चांद से की जाएगी। एक बार जब ये पता चल जाता है कि आप चमकते चांद से बहुत पीछे हैं, तो आपकी उपलब्धियों का कोई मतलब नहीं रह जाता। निकट भविष्य में आने वाली कई पीढ़ियों तक छात्र जियाओजे की छाया में रहेंगे। इन अकेडमी चयन प्रतियोगिता में शीर्ष 5 में से एक के रूप में जियाओजे एक बार फिर बुक पवेलियन में प्रवेश करने का विशेषाधिकार प्राप्त कर सकता है। जियाओजे ने जियाओ जुनर और जियाओ यान को बुक पवेलियन के नियमों के बारे में संक्षेप में बताया। चूंकि उन्हें भी बुक पवेलियन में प्रवेश करने की आवश्यकता है, इसलिए ये किसी भी गोपनीयता नियम का उल्लंघन नहीं करता है। हालांकि इस बार जियाओजे के पास कोई विशेष वस्तु नहीं है जिसकी उसे इच्छा है। उसके पास पहले से ही मार्शल आर्ट तकनीक है और संभवतः बुक पवेलियन में कोई उच्च स्तरीय अमृत नहीं होगा। जियाओजे अपेक्षाकृत आकस्मिक रवैये के साथ बुक पवेलियन के पास जाता है, कुछ खजाने खोजने की उम्मीद करता है। अगर वह कुछ मूल्यवान खोज सकता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। 3 दिन बाद जियाओजे, जियाओ जुनर और जियाओ यान के साथ उस कमरे में पहुंचता है जहां वाइस डीन स्थित है। 3 दिनों की देरी का कारण यह है कि बाई चेंग को जियाओजे ने घायल कर दिया था, अन्यथा वे अगले दिन बुक पवेलियन में प्रवेश कर सकते थे। बुक पवेलियन के प्रवेश द्वार पर वे संयोग से हान यू से मिलते हैं। जियाओजे ने उसकी ओर दोस्ताना तरीके से सिर हिलाया और हान यू ने हल्के से मुस्कुराया। जियाओजे, मैं उस दिन आपकी दया की वास्तव में सराहना करता हूं, हान यू ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। जियाओजे ने कंधे उचकाए, कुछ हद तक असहाय। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सीनियर बाई चेंग बहुत ही दृढ़ निश्चयी हैं। अगर वह अंत तक हार नहीं मानता तो मेरे पास उसे हार मानने में मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही जियोजे बोलता है, बाई चेंग का कुछ उदास चेहरा सबके सामने आ जाता है। जियाओजे अजीब तरह से अपना गला साफ करता है, बाई चेंग के बारे में उसकी पीठ पीछे चर्चा करते हुए शर्मिंदा महसूस करता है। हालांकि वह तथ्य बता रहा है, लेकिन किसी के बारे में उनकी पीठ पीछे बात करते हुए पकड़ा जाना अभी भी अजीब है। बाई चेंग चुप रहता है और उन्हें अनदेखा करता है, सीधे बुक पवेलियन में चला जाता है। जियाओजे को इस बारे में ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता। आखिरकार उसने 3 दिन पहले ही बाई चेंग को घायल किया था। अगर बाई चेंग अभी भी उस पर मुस्कुरा सकता है तो यह वास्तव में आश्चर्यजनक होगा। चलो चलते हैं, वाइस डीन को इंतजार मत करवाओ, जियोजे कहता है और हान यू उनके पीछे बुक पवेलियन में जाता है। रास्ते में हान यू थोड़ी देर के लिए जियाओ जुनर और जियाओ यान के साथ बातचीत करता है। जियाओजे ज्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि विषय सभी लड़कियों के बीच हैं। उनकी भागीदारी थोड़ी अजीब लगेगी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हान यू के हिमखंड की तरह ठंडे दिखने के बावजूद वास्तविक बातचीत इतनी मुश्किल नहीं थी। या शायद जियाओजी और अन्य हान यू के समान स्तर पर हैं, जिससे उनके साथ मिलना आसान हो जाता है। जल्द ही वे उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां वाइस डीन स्थित है। हान यू और जियाओजी के समूह को एक साथ आते देखकर वाइस डीन की आंखें संतुष्टि से चमक उठती हैं। इन अकेडमी के भीतर प्रतिस्पर्धा अधिक तीव्र है और नए भर्ती हुए छात्रों को इन अकेडमी के भीतर बेहतर तरीके से जीवित रहने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। हालांकि बाई चेंग को पहले आते देखकर वाइस डीन भी कुछ हद तक असहाय महसूस करते हैं। वह बाहर की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बाई चेंग स्पष्ट रूप से जियाओजी के समूह के साथ नहीं जाना चाहता है, अन्यथा वे बुक पवेलियन के प्रवेश द्वार पर मिलते और बाई चेंग हान यू की तरह ही जियाओजी के समूह का अनुसरण करते हुए अंदर चले जाते। अब जब सभी यहां आ गए हैं तो चलिए और समय बर्बाद नहीं करते। शीर्ष 5 के लिए पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेरे पीछे आइए, वाइस डीन ने बिना किसी देरी के कहा। कुछ उतार चढ़ाव के बाद राजसी और प्राचीन बुक पवेलियन उनके सामने प्रकट होता है। जियाओजे पहले भी यहां आ चुका है, इसलिए वह सतह पर और आंतरिक रूप से और भी शांत रहता है।
जियाओ जुनर और जियाओ यान के चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य दिखाई देता है, वे कनान अकादमी की विरासत की गहराई से प्रभावित हैं। हालांकि उन्होंने जियाओजे का वर्णन पहले भी सुना था, फिर भी वे कनान अकादमी की विरासत की गहराई से चकित हैं। जहां तक बाई चेंग और हान यू का सवाल है तो उनकी प्रतिक्रियाएं और भी अधिक अतिरंजित हैं। ठीक है, जल्दी करो और अंदर जाओ। तुम्हारे पास केवल 1 घंटा है और तुम केवल एक आइटम ले सकते हो, वाइस डीन ने कहा। लालची मत बनो, अन्यथा चाहे तुम कितने भी आइटम ले लो, तुम अंत में केवल एक ही रख पाओगे। वाइस डीन के शब्दों के साथ वे पांचों एक के बाद एक बुक पवेलियन में प्रवेश करते हैं। बाहर हुकियान मुस्कुराते हुए दोनों बुजुर्गों को देखता है। बुजुर्गों, क्या आप फिर से अनुमान लगाना चाहते हैं कि इस बार जियाओजे को क्या मिलेगा? दोनों बुजुर्ग एक दूसरे को देखते हैं और लगातार कहते हैं, पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट या तकनीक, उच्च स्तरीय गुप्त तकनीक। हुकियान अंदर से हंसता है। ऐसा लगता है कि पिछली बार जियाओजे द्वारा पृथ्वी स्तर की तकनीकों के 2 खंडों के अधिग्रहण ने बुजुर्गों पर गहरी छाप छोड़ी। वे जियाओजे की किस्मत पर पूरा भरोसा करते हैं। उनके सभी अनुमान उच्च स्तरीय आइटम हैं। मुझे लगता है कि वह इस बार कुछ अलग लाएगा, हुकियान ने टिप्पणी की। दोनों बुजुर्ग हुकियान की बातों को अनदेखा करते हैं। क्या ये कुछ न कहने के समान नहीं है? बुक पवेलियन के अंदर कमरों में प्रकाश की अनगिनत धाराएं चमकती हैं। हान यू और बाई चेंग की हैरान निगाहों के बीच जियाओजे ने उनमें से 5 को पहले ही रोक लिया है। ये आइटम जियाओ जुनर और जियाओ यान के सामने रखे गए हैं ताकि वे उन्हें चुन सकें। जैसा कि पहले बताया गया है, जियाओजे खजाने खोजने की मानसिकता के साथ आया था। हालांकि अब उसे 5 आइटम में से किसी में भी विशेष रुचि नहीं है। हालांकि हर एक उच्च श्रेणी का है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे संतुष्ट नहीं करता है। अंत में हान यू एक चांदी सफ़ेद स्क्रॉल चुनता है जो बहुत संतुष्ट दिखता है। बाई चेंग का चेहरा थोड़ा भद्दा है और वह पहले ही 3 बार आइटम बदल चुका है। जब तक वह एक लाल स्क्रॉल नहीं उठाता तब तक उसकी अभिव्यक्ति में थोड़ा सुधार नहीं होता है। जियाओ जुनर एक ज़ैद चुनता है जिसमें विभिन्न जहरों के बारे में विस्तृत जानकारी होती है, जहरों का एक व्यापक संग्रह। जियाओ यान भविष्य के लिए एक संक्रमणकालीन तकनीक के रूप में एक पृथ्वी ग्रेड अग्नि विशेषता मार्शल आर्ट का चयन करता है। हान यू अपने हाथ में चांदी सफ़ेद स्क्रॉल को देखती है। उसके चेहरे पर ईर्ष्या स्पष्ट है क्योंकि वह जियाओ जुनर और जियाओ यान को देखती है। जियाओजे की मदद से जीवन वास्तव में आनंदमय है। अगर उसके हाथ में स्क्रॉल उसे संतुष्ट नहीं करता तो हान यू शायद अपना अभिमान निगल लेती और जियाओजे से मदद मांगती। दूसरी तरफ जियाओजे ने अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन उसने अपने हाथ में मौजूद वस्तुओं को भी नहीं छोड़ा है। अगर सबसे बुरा हुआ तो जब वह जाने वाला होगा तो वह बेतरतीब ढंग से एक उच्च श्रेणी की वस्तु ले लेगा। चूंकि वह पहले से ही यहाँ है, इसलिए वह खाली हाथ नहीं जा सकता है ना। अचानक ऊर्जा ढाल के अंदर एक कंपन होता है, जिसके बाद प्रकाश की एक राजसी धारा बाहर निकलती है। ये देखकर बाई चेंग आगे बढ़ता है। उसकी आंखें उत्साह से चमकती हैं क्योंकि वह प्रकाश की राजसी धारा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि इससे पहले कि बाई चेंग प्रकाश की धारा को छू पाता, वह एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग से टकरा जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है जैसे बिजली गिर गई हो और वह जमीन पर गिर जाता है। हान यू, जो इसे पकड़ने के बारे में सोच रही थी, तुरंत अपना मन बदल लेती है। प्रकाश की धारा द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा ऐसी चीज है जिसे वह अकेले नहीं झेल सकती। जियोजे प्रकाश की राजसी धारा को देखता है, अपने दिल में कुछ महसूस करता है और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाता है। शक्तिशाली ऊर्जा विकीर्ण करने वाली प्रकाश की धारा स्वाभाविक रूप से उसकी हथेली में गिरती है। मौजूद 4 लोग आंखें फाड़कर देखते हैं, खासकर बाई चेंग जो खून खांसते हुए जमीन पर पड़ा है। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ है। वह अभी तक उसके पास भी नहीं पहुंचा था और वह पहले से ही घायल था। उसने सोचा कि इस चीज को केवल दूर से ही देखा जा सकता है और छुआ नहीं जा सकता। फिर भी जियोजे ने बस हाथ बढ़ाया और यह अपने आप उसके पास आ गई। ये तीव्र विरोधाभास बाई चेंग को क्रोधित कर देता है तथा उसकी चोटें और भी अधिक गंभीर हो जाती हैं। अध्याय 65 अविनाशी वज्रगोली। प्राचीन औषधि। पुस्तक मंडप के अंदर अपने दिलों में विभिन्न भावनाओं के साथ हर कोई जियाओजी के हाथ में वस्तु को देखता है। जैसे ही ऊर्जा लिपटे हुए ऑब्जेक्ट से फैलती है, एक क्रिस्टल क्षेत्र प्रकट होता है। एक विशेष विधि द्वारा सील किए गए क्रिस्टल के अंदर चमकदार रोशनी उत्सर्जित करने वाली एक सुनहरी गोली है। जियाओजी उस पर दी गई जानकारी को देखता है और धीरे से जोर से पढ़ता है, अविनाशी वज्रगोली। गोली का नाम सुनकर जियाओ जुनर मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कह सकता है, क्या शानदार नाम है। दूसरी ओर जियाओ यान उत्सुक है। जियाओ जी, ये गोली किस ग्रेड की है? इसे पढ़ने के बाद जियाओ जी की आंखें भी उत्साह से चमक उठती हैं, क्योंकि वह कुछ हद तक अविश्वसनीय रूप से कहता है, 7वीं श्रेणी की गोली। तुरंत हर कोई ईर्ष्या और आश्चर्य से उसकी ओर देखता है। खास तौर पर बाई चेंग, उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई हैं।
जियोजे ने इसे क्यों चुना जबकि मैं ही सबसे पहले इसके पास गया था? बाई चेंग अंदर से सोचती है, गहरी ईर्ष्या महसूस करती है। हान यू भी ईर्ष्या से भरी हुई है। हालांकि इस गोली की शक्ल पहले से ही असाधारण है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह 7वीं कक्षा की एक शानदार गोली होगी। जियोजे भी अंदर से बहुत खुश है। इस यात्रा ने वाकई एक खजाना हासिल किया है। हालांकि बुक पवेलियन में जड़ी बूटियां भी हैं, लेकिन गोलियों को सुरक्षित रखना सबसे मुश्किल है। जियोजे ने शुरू में उच्च श्रेणी की गोलियां प्राप्त करने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि मार्शल आर्ट और तकनीकों के विपरीत, जिन्हें स्क्रॉल के रूप में संग्रहीत किया जा सकता है, गोलियों को संरक्षित करना बहुत कठिन है। गोलियों को संरक्षित करने की कठिनाई बहुत अधिक है। गोलियों को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए विशेष तरीकों की आवश्यकता होती है, खास तौर पर उच्च श्रेणी की गोलियां, जो आमतौर पर बहुत फायदेमंद होती हैं। कनान अकादमी जैसी संस्था के लिए भी छात्रों को पुरस्कार के रूप में उच्च श्रेणी की गोलियां देना मुश्किल है, आमतौर पर उन्हें अंदर ही रखा जाता है। लेकिन अब इस अविनाशी वज्र गोली ने जियाओजे को सचमुच चौंका दिया है। वह कनान अकादमी की गहन विरासत से भी चकित है। ठीक है, चलो चलते हैं। ये यात्रा एक बेहतरीन फसल रही है। जियाओजे ने अविनाशी वज्र गोली अपनी जेब में रख ली। चूंकि जब वे निकलेंगे तो दोनों बुजुर्गों द्वारा उनकी तलाशी ली जाएगी, इसलिए गोली को छिपाकर रखना बेहतर है ताकि बाद में उसे बाहर न निकालना पड़े। जियाओ जुनर और जियाओ यान ने भी संतोषजनक पुरस्कार प्राप्त किए हैं और जियाओजे का पीछा करते हुए बाहर निकल गए हैं। कुछ सोचने के बाद हान यू ने अपने हाथ में चांदी सफ़ेद स्क्रॉल को देखा और अपने दांत पीसते हुए जियाओजे और अन्य लोगों का पीछा करने का फैसला किया। हालांकि अंत से पहले अभी भी 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन अधिक समय तक रहने से उच्च श्रेणी की वस्तुएं प्राप्त करने की उसकी संभावनाएं नहीं बढ़ेंगी। सच्ची उच्च श्रेणी की वस्तुओं की शक्ति को देखने के बाद हान यू को लगता है कि भले ही वह उनमें से किसी एक का सामना करे, उसके लिए इसे जियाओजे की तरह आसानी से प्राप्त करना मुश्किल होगा। वह बाई चेन की तरह भी समाप्त हो सकती है, जो इससे निकलने वाली ऊर्जा से घायल हो जाती है। हान यू पहले से ही प्राप्त स्क्रॉल से संतुष्ट है। लालच केवल अंत में नुकसान। बुक पवेलियन में केवल बाई चेन को छोड़कर उसकी आंखें कुछ हद तक लाल हैं, अवज्ञा और अनिच्छा से भरी हुई हैं। जियाओजे को उच्च श्रेणी की गोलियां क्यों मिलनी चाहिए? अनिच्छा की इस भावना से प्रेरित होकर बाई चेंग अंतिम क्षण तक नहीं जाने का दृढ़ निश्चय करता है। बुक पवेलियन के बाहर जियाओजे का इनाम दो बुजुर्गों और हुकियान को आश्चर्यचकित करता है। 7वीं कक्षा की गोली, अविनाशी वज्र गोली। हुकियान ने कहा, अपने स्तर पर भी वह इससे ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक सकता। दोनों अभिभावकों की आंखों में भी उत्साह की झलक दिखाई देती है। 7वीं कक्षा की गोली अभी भी उनके लिए कारगर है। ये वास्तव में एक दुर्लभ अवसर है। नाटक। अब यह इस छोटे लड़के द्वारा प्राप्त किया गया है। वे सभी जियाओजे के भाग्य से ईर्ष्या करते हैं। हालांकि वे छात्रों से अवसरों को जब्त करने का सहारा नहीं लेंगे। हुकियान अपनी दाढ़ी को सहलाता है और आह भरता है। 7वीं कक्षा की गोली। मुख्य भूमि में एक व्यापक रूप से फैली हुई किंवदंती है। उस समय विंड सॉवरेन ने येन यांग मिस्टिकल ड्रैगन पिल नामक 7वीं कक्षा की गोली खाई, जिसने उसके शरीर को बदल दिया, जिससे उसे अंततः सॉवरेन की उपाधि प्राप्त हुई। सॉवरेन। उपस्थित सभी महिलाएं आश्चर्यचकित हैं। उन्हें किंवदंतियों में 7वीं कक्षा की गोली की कीमतीता के बारे में कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 7वीं कक्षा की गोली सॉवरेन बना सकती है। छोटा डॉक्टर जियोजे के लिए वास्तव में खुश महसूस करता है। इतनी कीमती गोली के साथ जियोजे निश्चित रूप से भविष्य में एक दुर्जय व्यक्ति बन जाएगा। जियो जुनर एक फीकी मुस्कान पहनता है, जियोजे के अच्छे भाग्य के लिए खुश महसूस करता है। आखिरकार, अगर जियोजे डू क्यूई महाद्वीप के शीर्ष तक नहीं पहुंच सकता है, तो वे एक साथ जिन बाधाओं का सामना करेंगे वे अकल्पनीय होंगी। गु कबीले के उन बुजुर्गों को जियो जुनर से विवाह करने के लिए राजी करना, जो 1000 साल से चली आ रही दिव्य रक्तरेखा की धारक है, आसमान पर चढ़ने जितना ही मुश्किल है। सौभाग्य से जियोजे ने रास्ते में शानदार परिणाम हासिल किए हैं, जिससे जियो जुनर को उस पर भरोसा हो गया है। यहाँ तक कि जियोजे की साधना गति भी जियो जुनर को थोड़ा डराती है। अगर उसके पास दिव्य रक्तरेखा नहीं होती, तो उसे चिंता होती कि वह बाद में जियोजे की साधना गति के साथ नहीं रह पाएगी। हान यू ईर्ष्या से भरी हुई है। 7वीं श्रेणी की गोली एक डूजुन बना सकती है, जो दर्शाता है कि यह गोली कितनी कीमती है। हुकियान आगे कहते हैं, हालांकि यह अविनाशी वज्र गोली येन यांग रहस्यमय ड्रैगन गोली से अलग है। हुकियान को बीच में रुकते हुए देखकर जियोजे सम्मानपूर्वक झुकता है और पूछता है, कृपया वाइस डीन हमें और बताए। आखिरकार क्रिस्टल पर केवल ग्रेड और नाम ही लिखा होता है। जियोजे वास्तव में अविनाशी वज्र गोली के विशिष्ट प्रभावों को नहीं जानता है। खांसी। दरअसल मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन दोनों बुजुर्गों को जरूर पता है। हुकियान अजीब तरह से खांसता है, रहस्यमय बनने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानता।
दोनों संरक्षक बुजुर्गों ने हुकियान की ओर देखा, ये देखते हुए कि उसने अपना शो खत्म कर दिया है, और जियोजे के अनुरोध पर वे ज्यादा कुछ नहीं छिपाते, धीरे धीरे समझाते हैं। यह अविनाशी वज्र गोली वास्तव में एक प्राचीन औषधि है। किंवदंती है कि एक प्राचीन कीमियागर मानव शरीर की कमजोरी से असंतुष्ट, उसने शरीर को मजबूत बनाने के लिए जड़ी बूटियों की खोज की, जिसका उद्देश्य एक ऐसी गोली को परिष्कृत करना था जो मानव शरीर को राक्षसी जानवर जितना मजबूत बना सके। उस प्राचीन कीमियागर द्वारा अथक शोध के बाद अविनाशी वज्र गोली आखिरकार पैदा हुई। दो बुजुर्गों से स्पष्टीकरण सुनने के बाद हर कोई आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। कीमियागर वास्तव में रचनात्मक प्राणी हैं। ऐसी गोली बनाने में सक्षम होना जो मानव शरीर को राक्षसी जानवर जितना मजबूत बना सके। भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग आगे कहते हैं, न केवल अविनाशी वज्र गोली मानव शरीर को राक्षसी जानवर जितना मजबूत बना सकती है, बल्कि यह साधना को दोगुना प्रभावी भी बना सकती है। केवल अविनाशी वज्र गोली लेने से शरीर की साधना बहुत आसान हो जाएगी। हर कोई हैरान है। दूसरी ओर जियाओजे थोड़ा परेशान महसूस करता है। इस गोली का प्रभाव वास्तव में असाधारण है, लेकिन अब समस्या यह है कि जुनर को इसे लेने के लिए कैसे राजी किया जाए। जुनर निश्चित रूप से जियाओजे द्वारा इतनी कीमती गोली के उपहार के लिए सहमत नहीं होगा, लेकिन जियाओजे अविनाशी वज्र गोली के बारे में प्रतिक्रिया से 10 गुना अधिक उत्साहित है। जैसे ही सभी अविनाशी वज्र गोली के प्रभाव से हैरान होते हैं, बाई चेंग भी बाहर आ जाती है। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ है क्योंकि उसने जियोजी के जाने के बाद से कोई भी उच्च श्रेणी की वस्तु नहीं देखी है। बाई चेंग सभी की आंखों में शेष सदमे को देखता है और समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। हुकियान देखता है कि दो बुजुर्ग बाई चेंग के शरीर की जांच पूरी कर चुके हैं, अपने हाथ को बड़े प्यार से हिलाता है और बिना रुके 5 लोगों के साथ चला जाता है। बाई चेंग वाइस डीन के शब्दों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता है और केवल अपने संदेह को अपने दिल में दफना सकता है। बुक पवेलियन में वापस हुकियान सभी से कहता है, आप सभी को अगले आंतरिक न्यायालय में प्रवेश करने की तैयारी करनी होगी। अध्याय 66 सद्भावना और तैयारी। हुकियान ने अपने सामने 5 छात्रों को देखा और सार्थक ढंग से कहा, आंतरिक प्रांगण के भीतर की प्रतिस्पर्धा बाहरी प्रांगण की तुलना में कहीं ज्यादा है। जब आप आंतरिक प्रांगण से नए छात्र प्रवेश करते हैं, अगर आप अभी भी अकेले काम करते हैं तो आपको नुकसान होने की संभावना है। आप पांचों इस साल के नए छात्रों के शीर्ष 5 के रूप में एकजुट होकर आंतरिक प्रांगण में बेहतर तरीके से जीवित रह सकते हैं। आखिरकार इसके विशेष नियमों के कारण आंतरिक प्रांगण आपके पीछे तथाकथित पृष्ठभूमि एक बड़ी भूमिका नहीं निभाएगा। हुकियान ने बोलना समाप्त करने के बाद उसने जियाओजी और उसके समूह को देखा। जियाओजी शांत रहा, जबकि लिटिल डॉक्टर इमोर्टल और जियाओ जुनर उसके बगल में खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे जियाओजी के नेतृत्व का अनुसरण कर रहे हों। हान यू ने सहमति में सिर हिलाया, जाहिर तौर पर उसके शब्दों को दिल से लिया। और आखिरी व्यक्ति बाई चेंग ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी अभिव्यक्ति कुछ उदास थी। बाई चेंग के व्यवहार को देखकर हुकियान को पता चल गया कि उसके शब्दों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया। आखिरकार कैसे चुनना है यह आप पर निर्भर है। हुकियान ने उन्हें विदा करने के लिए अपना हाथ हिलाया और जैसे ही जियोजी का समूह कमरे से बाहर जाने वाला था, हुकियान ने फिर से बात की। जियोजी, तुम रुको। जियोजी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, जल्दी से समझ गया कि यह उसकी प्रशिक्षण योजना के बारे में था। उसने जियो जुनर और लिटिल डॉक्टर इमोर्टल को चिंता न करने का इशारा किया। हालांकि हान यू और बाई चेंग कुछ हैरान थे। वाइस डीन जियोजी से अकेले में बात क्यों करना चाहता था? उन्हें नहीं लगा कि वाइस डीन जियोजी के प्रति विशेष रूप से पक्षपाती होगा। आखिरकार उनकी नज़र में एक वरिष्ठ उच्च स्तरीय अभ्यासी और कनान अकादमी के बाहरी प्रांगण के प्रबंधक के रूप में उसने किस तरह की प्रतिभा नहीं देखी थी। वह सिर्फ उसकी विशिष्टता के कारण जियोजी का पक्ष नहीं लेगा। चारों के चले जाने के बाद जियाओजे वापस टेबल पर आ गया और चुपचाप हुकियान के शब्दों का इंतजार करने लगा। छोटे लड़के, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए क्यों कहा, है न? हुकियान ने विनम्रता से कहा, उसे खुद भी इसका एहसास नहीं था। जियाओजे के साथ उसने जो लहजा इस्तेमाल किया, वह अपनी पोती हु जिया से बात करने के लहजे से भी ज्यादा कोमल था। आखिरकार जियाओजे में इतनी प्रतिभा थी, फिर भी वह विनम्र और विनम्र बना रहा। ऐसा छात्र कौन नहीं चाहेगा? वाइस डीन, क्या ये प्रशिक्षण योजना के बारे में है? हे, हाँ, ये प्रशिक्षण योजना के बारे में है। मैंने अभी अभी आंतरिक प्रांगण के विशेष नियमों का उल्लेख किया था। आपकी प्रशिक्षण योजना आंतरिक प्रांगण में काम नहीं करेगी। मूल रूप से आपको 2 साल का प्रशिक्षण समय दिया गया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आपने केवल 1 वर्ष में आंतरिक प्रांगण के लिए अपना टिकट अर्जित कर लिया है। हालांकि प्रशिक्षण योजना बदल गई है। जब आप बाहरी प्रांगण में हैं, तब भी आपको कई छिपे हुए लाभ मिलते हैं, लेकिन एक बार जब आप आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो ये छिपे हुए लाभ अब मौजूद नहीं रहेंगे। आपको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है।
जियाओजे को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, इसलिए वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। मैं समझता हूँ, और इसके अलावा एक बार जब मैं आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करता हूँ तो मुझे विश्वास है कि मैं इसके नियमों के अनुकूल हो सकता हूँ। हाँ, युवा वास्तव में अच्छे हैं, ऊंची आकांक्षाओं से भरे हुए हैं। लेकिन निश्चिंत रहें, प्रशिक्षण योजना का एक पहलू ऐसा है जो नहीं बदला है। हुकियान ने जियाओजे की ओर मुस्कुराते हुए कहा। जियाओजे के थोड़े आश्चर्य को देखकर उसने अब उसे अनुमान लगाने के लिए नहीं रखा। कीमिया विभाग आंतरिक और बाहरी प्रांगणों से स्वतंत्र है, इसलिए आपको पहले जो लाभ मिले हैं वे अभी भी बरकरार रखे जा सकते हैं। जियाओजे की आंखें खुशी के एक संकेत से चमक उठीं। कीमियागर बनने से पहले औषधीय गोलियों का कोटा अभी भी उसके लिए बहुत मूल्यवान था। धन्यवाद, वाइस डीन। जियाओजे जानता था कि वाइस डीन ने शायद पर्दे के पीछे कुछ प्रभाव डाला था। औषधीय गोलियों के लिए कोटा बनाए रखने में सक्षम होने के लिए संभवतः उपडीन से कीमिया विभाग को कुछ रियायतें देनी पड़ीं। छोटे लड़के, खूब बढ़ो, इतना बढ़ो कि कनान अकादमी भी तुम पर गर्व करे। हुकियान को जियाओजी के लिए सच्चा स्नेह महसूस हुआ क्योंकि उसने तुरंत ही उसके अंदर की सच्चाई समझ ली। हालांकि उनके पास गुरु और शिष्य की उपाधि नहीं थी, फिर भी हुकियान ने जियाओजी को अपना शिष्य माना, उसके लिए लाभ सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपकी दयालुता को हमेशा याद रखूंगा, वाइस डीन। जियाओजी ने वाइस डीन को चुकाने के बारे में कुछ नहीं कहा। आखिरकार उसके पास अभी ऐसी बातें कहने की योग्यता नहीं थी जो निष्ठाहीन लगतीं। जब भविष्य में उसके पास क्षमता होगी तो जियाओजी निश्चित रूप से दयालुता का बदला चुकाएगा, जैसे बहता हुआ झरना टपकते पानी का बदला चुकाता है। ठीक है छोटे लड़के, अब वापस जाओ। तुम लगभग 5 दिनों में आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करोगे। इस समय का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करो ताकि तुम आंतरिक प्रांगण में अधिक घर जैसा महसूस कर सको। जियाओजी ने सिर झुकाया और विदा ली। हुकियान ने जियाओजी को कमरे में गायब होते देखा। लाइब्रेरी के बाहर जियाओजी का इंतजार कर रही 3 लड़कियों को देखकर वह अपना सिर हिलाए और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये छोटा लड़का काफी भाग्यशाली है, लेकिन ये समझ में आता है, प्रतिभा हमेशा ध्यान आकर्षित करती है। यह मेरी पोती के लिए अफसोस की बात है, वह ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। हुकियान ने अपनी पोती के बारे में सोचा जो हमेशा उसे चिंता में डालती थी, उसे सिरदर्द होने लगा था। उसने हुजिया के बारे में सुना था जो जियाओ जुनर से कबूलनामा कर रही थी। कोई बात नहीं, उन्हें अपनी समस्याएं खुद हल करने दें। लाइब्रेरी के बाहर जियाओजी के लिए जियाओ जुनर और लिटिल डॉक्टर इमोर्टल को देखना आश्चर्यजनक नहीं था, लेकिन हान यू की उपस्थिति ने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। जब वे तीनों बातें कर रहे थे तो उनके बीच का माहौल काफी खुशनुमा था। बहन हान यू, जियाओ जी ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया। जियाओ जी, आपने सुना कि वाइस डीन ने पहले आंतरिक प्रांगण के मामलों के बारे में क्या कहा था? आंतरिक प्रांगण में प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से भयंकर है। केवल आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करना आसान नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या हम सहयोग कर सकते हैं। हान यू ने सीधे मुद्दे पर आकर अपने विचार बताए। जियाओजे ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर लिटिल डॉक्टर इमोर्टल और जियाओ जुनर की ओर देखा। ये देखकर कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वह मुस्कुराया। मुझे सीनियर सिस्टर हान यू के साथ सहयोग करने का सम्मान मिलेगा। हान यू ने राहत की सांस ली। मेरे पास आंतरिक प्रांगण में एक कबीले का सदस्य है जो वहां की स्थिति के बारे में जानता है। यह अंधेरे में जाने से बेहतर है। अलविदा कहने से पहले जियाओजे और हान यू ने थोड़ी देर तक बातचीत की। जियाओजे ने जियाओ जुनर और लिटिल डॉक्टर इमोर्टल के साथ कनान अकादमी छोड़ दी। उन्होंने कुछ दिनों तक कनान शहर में मौज मस्ती की। आखिरकार एक बार जब वे आंतरिक प्रांगण में प्रवेश कर जाते तो फिर से बाहर आना मुश्किल होता। उन्हें कुछ सामान पहले से तैयार करने की भी जरूरत थी, जैसे कपड़े बदलना। वे अभी भी किशोर थे, तेजी से बढ़ रहे थे, कभी कभी सिर्फ एक दिन में अपना रूप बदल लेते थे। ज्यादा कपड़े तैयार करना जरूरी था। उसी समय जियाओजे ने भी कनान अकादमी के माध्यम से जियाओ परिवार को एक पत्र लिखा, जिसमें जियाओ जान और जियाओ यान को अपनी स्थिति के बारे में बताया और उन्हें चिंता न करने का आश्वासन दिया। अगर कोई जरूरी मामला था तो वे उसे लिख सकते थे। शायद हाल ही में बहुत तनाव में रहने के बाद, कुछ दिनों के आराम के बाद, जियाओ जुनर और लिटिल डॉक्टर इमोर्टल ने वास्तव में क्रमिक रूप से तोड़ दिया और डू मास्टर स्तर की ओर आगे बढ़ गए। और उसे मनाने और यहां तक की धमकी देने के बाद जियाओ जुनर ने आखिरकार जियाओजे द्वारा उपहार में दी गई डायमंड बॉडी पिल को स्वीकार कर लिया। मनाने में स्वाभाविक रूप से धैर्यपूर्वक कारण बताना शामिल था। जहां तक धमकी की बात है, यह इसे लेने से सीधे इनकार करना था। पुस्तकालय में 2 बुजुर्गों ने यह भी उल्लेख किया था कि हालांकि इस गोली में सीलिंग तकनीक थी, लेकिन ये प्राचीन काल से चली आ रही थी। इसलिए एक बार सील टूटने के बाद इसे तुरंत लेना होगा, अन्यथा इसकी प्रभावशीलता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। असहाय, जियाओ जुनर के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय उसने डू मास्टर के पद पर पहुंचने पर डायमंड बॉडी पिल लेने का फैसला किया।
अंत में जियोजी ने कनान अकादमी में अपने दोस्तों और गुरुओं को अलविदा कहा और आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने का समय आ गया। अध्याय 67 बाई चेंग का दुष्स्वप्न। असामान्य दूर तकनीक। वाइस डीन की लाइब्रेरी के सामने छात्रों की भीड़ ने खुली जगह को भर दिया। आज आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने का समय था। कनान अकादमी के मूल के रूप में बाहरी प्रांगण के छात्रों के बीच आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने में सक्षम होना एक सम्मान माना जाता था। हर साल छात्र विदाई देने और देखने के लिए आते थे। अनिवार्य रूप से उनके दिल में कुछ इच्छाएं होती थीं। उन्हें उम्मीद थी कि अगले साल वे उनमें से एक बन सकते हैं। खुले स्थान पर छात्र आपस में फुसफुसाते थे, जबकि कनान अकादमी में प्रवेश करने वाले लोग गर्व से अपना सिर ऊंचा किए हुए थे। उन्हें दूसरे छात्रों की प्रशंसा भरी निगाहों का आनंद मिला। उन्होंने इस चकाचौंध भरे पल के लिए दिन रात लगन से अभ्यास किया। उनमें से सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली दो आकृतियां थीं। एक आकृति लंबी खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर भाव दूसरे छात्रों की तरह खुश नहीं थे। इसके बजाय ये कुछ उदास था। पिछले कुछ दिनों में बाई चेंग लाइब्रेरी में हुई घटना को भूल नहीं पाया। वह ग्रेड 7 की गोली, डायमंड बॉडी पिल, लगभग उसका दुष्स्वप्न बन गई थी। इन दिनों वह अक्सर अपने सपनों में इसकी आकृति देखता था। हर बार जब वह उत्सुकता से उसके पास जाता तो डायमंड बॉडी पिल ऊर्जा की एक लहर छोड़ती, जिससे वह उड़ जाता। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, डायमंड बॉडी पिल हमेशा जियाओजी के हाथों में आ जाती। हर बार जब ऐसा होता तो बाई चेंग की नींद खुल जाती। बाई चेंग लगभग जुनूनी रूप से मानता था कि डायमंड बॉडी पिल ही उसका अवसर था। वह सबसे पहले भागा था, तो आखिरकार जियाओजी को ये क्यों मिला? विभिन्न चरम भावनाओं ने उसके विचारों को विकृत कर दिया। अंततः इस विश्वास में बदल गया कि जियाओजी ने उसका अवसर, उसकी ग्रेड 7 की गोली छीन ली है। ग्रेड 7 की गोली को अपनी उंगलियों से फिसलकर किसी और के हाथों में गिरते हुए देखकर बाई चेंग की मानसिकता पूरी तरह से विकृत हो गई थी। दूसरी तरफ हान यू ने बाई चेंग के उदास चेहरे पर नजर डाली और अपने सिर को अंदर से हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसी मानसिकता के साथ कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। अचानक हान यू ने देखा कि उसके आसपास के छात्र जो बातचीत कर रहे थे एकदम से चुप हो गए। उसे कुछ आशंका हुई और उसने बाहरी इलाके की ओर देखा, और निश्चित रूप से जियाओजे के नेतृत्व में 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे थे। जियाओजे को देखने वाले हर छात्र की आंखों में न केवल विस्मय था, बल्कि प्रशंसा का भाव भी था। कनान अकादमी में प्रवेश करने के सिर्फ 1 साल के भीतर जियाओजे ने 2 रिकॉर्ड बनाए थे। मॉन्स्टर हंटिंग प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा स्कोर और इन कोर्टयार्ड सिलेक्शन में कई विरोधियों को अकेले ही हराना। जब तक वह प्रथम नहीं बन गया, तब तक कोई नहीं जानता था कि वह कौन सी विधियां अपनाता है। रहस्यमय और शक्तिशाली जियाओजे के बारे में कई छात्रों की यही धारणा थी। जियाओजे केंद्र में पहुंचा और हान यू को अभिवादन में सिर हिलाया। बाई चेंग की ओर देखते हुए, जिसके चेहरे पर अभी भी उदासी थी, जियाओजे ने उसे अनदेखा कर दिया। उसे उकसाना नहीं चाहता था। इन कोर्टयार्ड सिलेक्शन के बाद से ही बाई चेंग का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। ये हमेशा उदास ही रहा था। जियाओजे की आंतरिक जिज्ञासा कुछ देर के लिए चमक उठी, लेकिन उसने इस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। कल उसने उन्नत दूर तकनीक एजियोरसी रेजिंग वेव्स में अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी और उसमें पूर्णता प्राप्त की थी। हालांकि जियाओजे को ये बात हैरान कर रही थी कि एजियोरसी रेजिंग वेव्स में पूर्णता प्राप्त करने के बावजूद उसे वैसा ज्ञान नहीं मिला जैसा कि अन्य उन्नत दूर तकनीकों में पूर्णता प्राप्त करने पर हुआ था। उसने पहले भी अन्य उन्नत दूर तकनीकों का अभ्यास किया था, लेकिन एजियोरसी रेजिंग वेव्स ने उसे सबसे अनोखा एहसास दिया। उसने कुछ समय तक रुक रुक कर अभ्यास किया था और इस पर कई महीने बिताए थे। अंततः कल उसे समझ में सफलता मिली, पूर्णता तक पहुंचते हुए। जब संदेह हो तो उपदीन से पूछें। आखिरकार साधना पद्धति उपदीन ने ही उसके लिए चुनी थी और उपदीन से पूछने पर उसे सबसे जल्दी उत्तर मिल जाता। लेकिन अब इतने सारे लोगों के साथ उसने पूछने से पहले भीड़ कम होने तक प्रतीक्षा करने का फैसला किया। जियाओजे यहाँ थोड़े ही समय के लिए आया था जब उपदीन कई बुजुर्गों के साथ पुस्तकालय से बाहर निकले। इतने सारे छात्रों को दरवाजे पर इकट्ठा देखकर हुकियान कुछ हैरान हुआ। हालांकि पिछले वर्षों में कई दर्शक और विदाई समारोह होते थे, लेकिन इस साल उतने नहीं थे। उसने देखा कि कई छात्रों की निगाहें जियाओजे पर टिकी हुई थीं। उसके पास उसका उत्तर था। ऐसा लग रहा था कि अगर जियाओजे अगली बार भीतरी प्रांगण में प्रवेश करता है तो भी उसकी प्रतिष्ठा काफी समय तक बाहरी प्रांगण में बनी रहेगी। आखिरकार पिछले वर्ष जियाओजे ने जो रिकॉर्ड बनाए थे वे इन दर्शकों को इतिहास के साक्षी होने का एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त थे। यहाँ तक कि हुकियान ने भी ऐसा ही महसूस किया। वाइस डीन के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जियाओजे ने कनान अकादमी के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी होगी। आखिरकार वाइस डीन के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कभी भी इस तरह की प्रतिभा नहीं देखी थी। वाइस डीन ने आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने वाले छात्रों को बधाई देते हुए एक संक्षिप्त प्रारंभिक वक्तव्य दिया।
साथ ही उन्होंने अन्य छात्रों को कड़ी मेहनत करने और उन्हें रोल मॉडल के रूप में लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि ये शब्द लगभग क्लिच थे, लेकिन इस साल कई छात्रों ने सहमति में सिर हिलाया, मुख्य रूप से छात्रों के बीच में खड़ी आकृति के कारण। हालांकि अभी भी एक किशोर, वह पहले से ही एक अनोखी आभा बिखेर रहा था। जियाओजे ने अपने आसपास की निगाहों में लालसा और प्रशंसा को देखा और मुस्कुराते हुए अपने आसपास के छात्रों से कहा, इसे बनाए रखो, मैं आंतरिक प्रांगण में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जियाओजे की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन वाइस डीन और बड़ों की मौजूदगी में दृश्य शांत हो गया। जियाओजे की आवाज़ स्वाभाविक रूप से पूरे क्षेत्र में फैल गई। अपने आदर्श की बातें सुनकर अनगिनत छात्रों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए, वे जियाओजे की ओर देखने लगे। सहपाठी जियाओजे, मैं भी निश्चित रूप से आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करूंगा। ये सही है, मैं सहपाठी जियाओजे के पदचिन्हों पर चलूंगा और आंतरिक प्रांगण में साधना करूंगा। सहपाठी जियाओजे, जब मैं आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करूंगा तो आप वहां पहले से ही प्रसिद्ध हो सकते हैं। अनगिनत छात्रों ने उत्साहपूर्वक जियाओजे के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की, अपने भीतर के उत्साह और उमंग को बाहर निकाला। जियाओजे ने मुस्कुराया और उन्हें हाथ हिलाया। वाइस डीन ने कुछ नहीं कहा, बस अपने बगल में बैठे बुजुर्गों को देखा, जो सभी हल्के से मुस्कुराए। उनकी आंखों में अर्थ स्पष्ट था, वाइस डीन, आपके शब्द एक छात्र की तुलना में कम प्रभावी हैं। हुकियान ने कंधे उचकाए और आकाश की ओर थोड़ा हाथ हिलाया, और छाया धीरे धीरे नीचे उतरी, हवा की लहर के साथ। आश्चर्यजनक रूप से वे 10 विशाल ग्रिफिन थे। ठीक है बच्चों, देर हो रही है, जल्दी करो और ग्रिफिन पर चढ़ो, आंतरिक प्रांगण यहाँ से काफी दूर है। हर 5 लोग एक समूह बनाकर ग्रिफिन पर चढ़ेंगे। जियाओजे ने देखा कि कुछ छात्र बहुत उत्साहित थे और जब वे ग्रिफिन पर कूदे तो लगभग लड़खड़ा गए, जो हवा में नमी से गीले थे। जियाओजे ने जियाओ जुनर और लिटिल डॉक्टर इमोर्टल से कहा, चलो ऊपर चलते हैं। बहुत समय हो गया है जब से हमने ग्रिफिन की सवारी की है। अपने पैरों की हल्की थपकी के साथ जियाओजे एक कुर्सी पर आराम से तैरता हुआ आया और आराम से बैठ गया। जियाओ जुनर और लिटिल डॉक्टर इमोर्टल उसके दोनों ओर बैठे थे। जियाओजे जानता था कि आंतरिक प्रांगण तक अभी भी कुछ दूरी है। ग्रिफिन की पीठ पर खड़े होने के बारे में सोचना भी थका देने वाला होगा। जियाओजे के एक उदाहरण के रूप में अन्य छात्रों ने खड़े होने पर जोर नहीं दिया और आज्ञाकारी ढंग से कुर्सियों पर बैठ गए। ये दृश्य देखकर वाइस डीन, जिसने पहले कई छात्रों को जिद करते और खुद को मूर्ख बनाते देखा था, मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इन बच्चों में एक मजबूत व्यक्ति जैसा व्यवहार नहीं था, बस वही करते थे जो सहज होता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए हुकियान ने अपने शानदार डू क्यूई पंख अपने पीछे फैलाए। ठीक है बच्चों, अब हमारे लिए आंतरिक प्रांगण के लिए प्रस्थान करने का समय आ गया है। 4 डू हुआन पावर हाउस के अनुरक्षण के तहत 10 ग्रिफिन कनान अकादमी के अंतहीन पीछे के पहाड़ों की ओर उड़ गए। जियाओजे ने देखा कि उसके पास पूछने का मौका नहीं है, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जब वे आंतरिक प्रांगण की सीमा में प्रवेश करते हैं और फ्लेम हंट ग्रैंड प्रतियोगिता शुरू करते हैं, तो हुकियान के पास कुछ खाली समय होना चाहिए और वह पूछने का अवसर लेगा। अध्याय 68 शिकारी कौन है? निम्न स्तरीय पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल। अंतहीन बैक माउंटेन में बहुत सारे जादुई जानवर छिपे हुए हैं। इस कारण से कनान अकादमी हर साल जादुई जानवरों के शिकार की प्रतियोगिता भी आयोजित करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा न बढ़ जाए और कनान अकादमी पर हमला करने के लिए राक्षसों की बाढ़ न आ जाए। इस विशाल पर्वत श्रृंखला के भीतर शक्तिशाली जादुई जानवर भी रहते हैं। एक साथ उड़ने वाले 10 ग्रिफिन वास्तव में जानवरों का बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। उड़ने वाले राक्षस लगातार आसमान से उठते हैं और नई टीम पर हमला करते हैं। हालांकि निम्न स्तर के उड़ने वाले राक्षसों में शायद ही कोई बुद्धि होती है। उन्हें यह भी एहसास नहीं होता कि 4 डू हुआंग द्वारा अनुरक्षित टीम कितनी भयानक है। ये उड़ने वाले राक्षस टीम के पास पहुंचने से पहले ही खून की धुंध में बदल गए। जियाओजे बीच में एक ग्रिफिन की पीठ पर बैठा था। डू हुआन को अपने हाथों और पैरों की हर हरकत से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए विनाशकारी शक्ति से फूटते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। डू वांग से आगे अभ्यासियों ने बाहरी दुनिया की ऊर्जा को नियंत्रित करने के साधनों में महारत हासिल कर ली है। इस आधार पर दोहुआंग एक कदम आगे चला गया और उसकी शक्ति बेहद भयानक थी। नई टीम पर हमला करने वाले राक्षसों में से कोई भी ग्रिफिन टीम के 50 मीटर के भीतर नहीं आ सकता था। बेशक अंतहीन पहाड़ों में उच्च स्तरीय राक्षस भी हैं। ये सिर्फ इतना है कि इस स्तर पर राक्षसों में बुद्धिमत्ता होती है। ये जानते हुए कि 4 लड़ाकू सम्राटों के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है, उन्होंने नई टीम पर जल्दबाजी में हमला नहीं किया। बिना किसी घटना के 2 घंटे तक इस तरह उड़ने के बाद ग्रिफिन टीम धीरे धीरे एक पहाड़ी धारा में उतरी। कई छात्रों की हैरान निगाहों के नीचे हुकियान ने अपना हाथ लहराया और ऊर्जा का एक विस्फोट किया, जो एक स्थान को भेदता हुआ और अंतरिक्ष धीरे धीरे पानी की तरह उतार चढ़ाव करने लगा।
अंत में 7 से 8 झांग ऊंचा एक पीला चांदी का विशालकाय दरवाजा अजीब तरह से दिखाई दिया। जियाओ जे ने भी अपनी आंखों में आश्चर्य दिखाया। हालांकि वह जानता था कि ऐसी चीज मौजूद है, लेकिन उसकी आत्मा की धारणा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में इस स्तर पर उच्च स्तरीय साधकों के तरीकों का अनुमान लगाना मेरे लिए कठिन है। पीला चांदी का विशालकाय दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का दृश्य अभी भी एक जंगल था। सामने के ग्रिफिन अंदर दाखिल हुए, विशाल दरवाजे में प्रवेश किया और बिना किसी निशान के गायब हो गए, जैसे कि वे केवल एक भ्रम थे। जियाओ जे ग्रिफिन का पीछा करते हुए विशाल दरवाजे में गया। सभी के प्रवेश करने के बाद विशाल दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। अंतरिक्ष की लहरों के बीच पीला चांदी का विशालकाय दरवाजा फिर से गायब हो गया। विशाल दरवाजे के अंदर अभी भी एक जंगल है, लेकिन बदलाव हुए हैं। नाटक। लोगों का एक समूह यहाँ इंतजार कर रहा है। नेता 2 बुजुर्ग थे, उनके पीछे 1 दर्जन मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और कुछ थोड़े छोटे छात्र थे। छात्र वर्दी पहने हुए थे और उनकी छाती पर एक टावर के आकार का पैटर्न बना हुआ था। बूढ़े यान, बूढ़े लिन, क्या इस साल ड्यूटी पर आने की तुम्हारी बारी है? हुकियान ने सबसे पहले अभिवादन किया। दोनों बुजुर्गों ने हुकियान के साथ मजाक भी किया, ऐसा लग रहा था कि उनके बीच अच्छे संबंध हैं। इस कक्षा के नए छात्र कैसे हैं? मैंने सुना है कि इस कक्षा के नए छात्रों में एक राक्षस है और बाहरी प्रांगण उसे खजाने की तरह छिपाता है। हुकियान ने अपनी आंखें घुमाईं, हंसा और शाप दिया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन छिपा रहा है? अगर मैं वास्तव में इसे छिपा रहा होता तो क्या मैं इसे अभी भी आंतरिक प्रांगण में भेजता? हुकियान के रिपोर्ट करने के बाद दोनों बुजुर्गों ने भी अपना ध्यान जियाओजी की ओर लगाया। जियाओजी ने दोनों बुजुर्गों को अपनी ओर देखते हुए देखा और अभिवादन में अपना हाथ उठाया। दोनों बूढ़े मुस्कुराए और जियाओजी की ओर सिर हिलाया। उन्होंने अपनी आंखों में अविश्वास के भाव के साथ एक दूसरे को देखा। जाहिर है कि वे जियाओजी की पृष्ठभूमि को थोड़ा देख रहे थे। 2 बुजुर्गों के पीछे खड़ा एक पुराना छात्र अचानक हल्के से बोला, ऐसा लगता है कि इस नए छात्र वर्ग में काफी लड़कियां हैं और 2 सुंदरियां हैं। ये कहने के बाद उसने हल्के से सीटी बजाई। एल्डर लिन ने तुरंत मुड़कर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने बात की थी, एक सख्त भाव के साथ कहा, चुप रहो, तुम बस खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। जियाओजी की विनम्रता और शिष्टाचार की तुलना में उसके पीछे आंतरिक प्रांगण के छात्रों के समूह ने उसे थोड़ा परेशान किया। जिसने पहले बात की थी उसके 5 दिन की अग्निशक्ति काट ली जाएगी। उस आदमी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बस कुछ कहने से 5 दिन की अग्निशक्ति काट ली जाएगी। हालांकि उसने खंडन करने की हिम्मत नहीं की। आखिर बड़ों सहित प्रांगण में शक्ति अपार थी और एक छात्र को नियंत्रित करना आसान था। साथ ही वह बेहद परेशान था। वह अपने मुंह पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाया? जियाओ जे ने उस बूढ़े छात्र की ओर देखा जो बोल रहा था। जिस दिशा में वह अब सीटी बजा रहा था वह स्पष्ट रूप से उसके ठीक बगल में थी। बहुत समय हो गया जब से मैंने किसी को मारने की कोशिश की है। मेरी मुट्ठियां बहुत खुजली करती हैं। जियाओ जे का चेहरा शांत था, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया। आखिरकार बड़े की सजा किसी और को ही देनी होगी। अपने गुस्से को कम करने के लिए आपको अपना काम खुद ही करना होगा। बूढ़े छात्रों को डराने के बाद एल्डरलिन ने मुड़कर अपना हाथ हिलाया और प्रत्येक छात्र को सही ढंग से कार्ड वितरित किए। जियाओ जे ने अपने हाथ में काले कार्ड को छुआ और उसके हाथ में हल्की गर्मी स्थानांतरित हो गई। उस पर लाल रंग का 5वां नंबर था। उसने लाओ शेंग की ओर देखा और उसकी आंखें लालची हो गईं। उन्होंने अज्ञानी नए छात्रों को ऐसे देखा जैसे वे शिकार को देख रहे हों। जियाओ जी ने अपना हाथ घुमाया और काले कार्ड को रिंग में डाल दिया। उसने शांति से अपने दिल में कहा, शिकारी कौन है? ये निश्चित नहीं है। एल्डरलिन ने नियमों को संक्षेप में समझाया और नए छात्र एक के बाद एक जंगल में भाग गए। बाई चेंग ने जियोजे की ओर देखा और बिना पीछे देखे चले गए। जियो जुनर, लिटिल फेरी डॉक्टर और हान यू की आंखों में संदेह था जब उन्होंने देखा कि जियोजे का जाने का कोई इरादा नहीं था। जियोजे ने अपनी आंखों से उन्हें शांत होने का संकेत दिया। जब वह वाइस डीन हुकियान के पास आया तो हुकियान को भी थोड़ी जिज्ञासा हुई। जियोजे उससे क्या चाहता था? वाइस डीन, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझे आपके द्वारा पहले पुरस्कृत किए गए उन्नत जुबान स्तर के युद्ध कौशल ब्लू सी शॉकिंग वेव्स के बारे में कुछ संदेह है। एल्डर लिन ने अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ हुकियान को देखा। क्या आपने इस छोटे लड़के को इनाम के तौर पर ब्लू सी शॉकिंग वेव्स दी थी? एल्डर यान ने अपना हाथ हिलाया और मध्यम आयु वर्ग के लोगों से पुराने छात्रों को व्यवस्थित करने के लिए कहा। हुकियान भी थोड़ा हैरान हुआ और उसने जियोजे से विशिष्ट स्थिति के बारे में पूछा। केवल 3 बुजुर्ग और 3 टीम के साथी हैं, जियोजे। जियोजे ने देखा कि उपदीन बहुत गंभीर थे और एक पल के लिए पूरी कहानी बताने के बारे में सोचा। उद्धरण चिन्ह ... मैंने ब्लू सी शॉकिंग वेव्स का अभ्यास दाचेंग स्तर तक किया है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं चढ़ नहीं सकता या उतर नहीं सकता।
अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद मुझे हमेशा लगता है कि निम्नलिखित आंदोलनों में संगत परिवर्तन है और मैं उन्हें कभी नहीं समझ सकता, हुकियान ने कहा। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियोजे वास्तव में इसे महसूस करेगा। ये देखकर हुकियान केवल सच बता सका। वास्तव में पूरा ब्लू सी शॉकिंग वेव्स एक निम्न स्तरीय पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल है। जियोजे थोड़ा स्तब्ध था, जबकि हान यू और अन्य थोड़े अविश्वसनीय थे। ये कौशल कुछ खंडहरों से आता है। मूल रूप से यह अकादमी द्वारा मेधावी बुजुर्गों को दिया जाने वाला पुरस्कार था। इसकी शक्ति बेहद भयानक है, पूरी तरह से एक जल विशेषता कौशल के विपरीत। कुछ बुजुर्ग बहुत खुश हुए और उन्होंने इसे दाचिंग स्तर तक अभ्यास किया। लेकिन अगर यह कौशल पूरी तरह से प्रदर्शित किया जाता है तो यह शरीर से क्यूई को खत्म कर देगा और यहां तक कि साधना में प्रतिगमन का कारण भी बनेगा। बाद में डीन ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और इस कौशल को 2 भागों में विभाजित किया। ब्लू सी शॉकिंग वेव्स का पहला भाग बहुत सुरक्षित है और एक उन्नत जुबान स्तर के कौशल की शक्ति प्रदर्शित कर सकता है। दूसरा भाग बहुत अधिक खतरनाक है, यहां तक कि बुजुर्गों की क्यूई भी सूख सकती है और थोड़ी सी गलती से उनकी साधना पीछे हट सकती है। पहले भाग का अभ्यास करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ब्लू सी शॉकिंग वेव्स दुश्मन पर हमला करने के लिए भयानक लहरें छोड़ सकती हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप ऊपर या नीचे नहीं जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि लहरें ढेर हो सकती हैं। प्रत्येक स्टैक के साथ शक्ति आसमान छू जाएगी, लेकिन क्यूई की खपत भी भयानक है। वाइस डीन की व्याख्या सुनने के बाद जियोजे समझ गया। तो यह एक निम्न स्तरीय पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल है। इसका अभ्यास करने के बाद शायद वह पूर्ण संस्करण प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। अध्याय 69 अंधेरे में मिली भगत। हुकियान ने जियाओजी के चेहरे पर चिंतनशील भाव देखा और खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। छोटे लड़के, क्या तुम इस डू तकनीक में रुचि रखते हो? जियाओजी ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन सिर हिला दिया। आखिरकार इस डू तकनीक के दूसरे भाग का ठिकाना वाइस डीन हुकियान को स्पष्ट होना चाहिए। थोड़ी देर की हिचकिचाहट और 2 बुजुर्गों पर एक नज़र डालने के बाद हुकियान ने आह भरी और धीरे से बोला। डीन ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और इस डू तकनीक को पूरी तरह से विभाजित किया। यहां तक कि अपनी साधना के चरम पर मौजूद बुजुर्गों को भी इसका पता लगाना मुश्किल होगा। ऐसा लगता है कि तुम्हारा इस डू तकनीक से वाकई कोई संबंध है। इसके अलावा तुम्हारे लिए इसे साधना करने की कोशिश करना ठीक है, क्योंकि इस डू तकनीक का दूसरा भाग ग्रैंड एल्डर के हाथों में है। अगर तुम्हें इसे साधना करते समय कोई समस्या आती है तो तुम उनकी मदद मांग सकते हो। ये सुनकर जियाओजे ने कृतज्ञतापूर्वक हुकियान को प्रणाम किया। तब उसे एहसास हुआ कि वाइस डीन ने यह नहीं बताया था कि वह ग्रैंड एल्डर से कैसे संपर्क कर सकता है। वाइस डीन, मुझे ग्रैंड एल्डर से कैसे संपर्क करना चाहिए? आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करूंगा। वैसे भी ग्रैंड एल्डर को देखे हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। हुकियान ने अपना हाथ हिलाया और फिर जियाओजे से कहने से पहले समय देखा। ठीक है छोटे दोस्त, आपकी 4 लोगों की टीम थोड़ी देर से आई है। जल्दी करो और अंदर जाओ। इस फ्लेम हंट ग्रैंड प्रतियोगिता के जरिए तुम्हें आंतरिक प्रांगण के रहने के माहौल की आदत हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे लिए छोटे दोस्त, यह पानी में मछली की तरह होना चाहिए, है न? मैं अनुकूलन करने की पूरी कोशिश करूंगा, जियाओजे ने जवाब दिया। इस पर और अधिक बात न करते हुए जियाओजे ने तीनों लड़कियों को जंगल की ओर ले जाने से पहले हुकियान और 2 बुजुर्गों को अलविदा कहा। जियाओजी के समूह को जाते देख एल्डर लिन ने हुकियान से कहा, बूढ़े दोस्त, क्या तुम जल्दी ही भीतरी प्रांगण में नहीं जा रहे हो? हाँ, कोई जल्दी नहीं है। आंतरिक प्रांगण के चयन के बाद बाहरी प्रांगण के मामले शांत हो जाएंगे और मैं थोड़ी देर और रुक सकता हूँ। ये देखना भी अच्छा है कि फ्लेम हंट ग्रैंड प्रतियोगिता में वह छोटा लड़का किस तरह के अद्भुत कार्य करेगा। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि हुकियान का जियोजे के प्रति सम्मान उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। इसने जियोजे में दोनों बुजुर्गों की रुचि भी जगाई। आखिरकार हुकियान के लिए उसके प्रति इतना सम्मान रखने के लिए जियोजे में कुछ विशेष गुण होने चाहिए, है न? जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, नए और पुराने छात्रों की टीमें बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थीं। जंगल से गुजरते हुए हान यू की आवाज़ धीरे से गूंजी। फ्लेम हंट ग्रैंड प्रतियोगिता का उद्देश्य नए छात्रों की तीक्ष्णता को कम करना और हमें आंतरिक प्रांगण के प्रतिस्पर्धी माहौल के अनुकूल बनाना है। हान यू के स्पष्टीकरण के साथ लिटिल डॉक्टर इमोर्टल और हान जुनर दोनों को समझ में आने लगा। जियोजे ने हान की ओर देखा। यू वास्तव में एक ऐसा साथी होने से जो जानकारी जानता था उसे बहुत अधिक समझाने से बचाया। इससे वह इतना खास भी नहीं लगता था, जिससे भविष्यवक्ता होने का आभास नहीं होता था। आंतरिक प्रांगण में ज्वाला ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। कुछ छात्र जिन्हें आंतरिक प्रांगण में प्रभावी ढंग से संसाधन प्राप्त करना मुश्किल लगता है, वे नए छात्रों से ज्वाला ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस वार्षिक ज्वाला शिकार ग्रैंड प्रतियोगिता का लाभ उठाएंगे।
आमतौर पर यह कमज़ोर छात्रों के लिए होता है क्योंकि मजबूत छात्रों में ज्वाला ऊर्जा की कमी नहीं होती है। ये सुनकर लिटिल डॉक्टर इमोर्टल थोड़ा शांत हुआ और बोला, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह ज्वाला शिकार ग्रैंड प्रतियोगिता हमारे लिए आसान होगी? हालांकि हान यू ने अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। वास्तव में नहीं, इस साल की स्थिति कुछ खास है। जियाओजे की नज़र अपनी ओर मुड़ते देख हान यू को थोड़ी खुशी महसूस हुई और उसने एक पल सोचने के बाद समझाया। आपको पता होना चाहिए कि पिछले आंतरिक प्रांगण चयन में मेरा सामना लिन शियुया से हुआ था, वह राक्षस जिसके कारण मैं आंतरिक प्रांगण से चूक गया था, है न? लिन शियुया और यान हाओ ने पिछली फ्लेम हंट ग्रैंड प्रतियोगिता को लगभग बाधित कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इस साल की प्रतियोगिता में भी कई मजबूत पुराने छात्र रुचि रखते हैं। जियाओजे ने भौहें सिकुड़ी और हान यू को देखा। क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई जरूरी संबंध है? हान यू को एहसास हुआ कि उसका स्पष्टीकरण थोड़ा अस्पष्ट था। कुछ पुराने छात्रों को प्रतिभाशाली छात्रों को हराने में विशेष रुचि होती है जो अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। जियाओजे ने हान यू के शब्दों पर अपना सिर खुजलाया। ये शौक काफी अनोखा था। पिछले साल लिन शियुआ और यान हाओ को हराने वाले पुराने छात्र की तरह वह अक्सर आंतरिक प्रांगण में अपने कामों के बारे में शेखी बघारता है। आपको पता होना चाहिए कि लिन शियुआ अब प्रमुखता में आ गया है। जियाओजे मदद नहीं कर सका लेकिन उत्सुक हो गया। क्या लिन शियुआ बदला नहीं लेगा? मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। हान यू ने अपना सिर हिलाया। गपशप को भूल जाओ, चलो जल्दी से चलते हैं। हम थोड़ी देर आराम करने के लिए जगह ढूंढ सकते हैं, अभी भी 7 दिन बाकी हैं, बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं है। नाटक। हान यू की हैरान निगाहों के नीचे जियाओजे उन्हें आराम करने के लिए पास की एक धारा में ले गया। आपने कहा कि ज्वाला ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये कुछ ज्वाला ऊर्जा प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर है। जियाओजे की व्याख्या सुनने के बाद हान यू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे भी लगा कि जियाओजे का विचार साहसिक था, लेकिन जियाओजे की ताकत के साथ यह असंभव नहीं लग रहा था। ठीक है, हालांकि तुम्हारा विचार थोड़ा पागलपन भरा है, लेकिन चूंकि मैं तुम्हारा साथी हूं तो मैं कौन होता हूं मना करने वाला। और इसलिए 4 लोगों की टीम ने नदी के किनारे आराम किया। दूसरी तरफ बाई चेंग, जो मूल रूप से जियाओजी के साथ एक ही टीम में था, ने कई कठिनाइयों के बाद आखिरकार सफ़ेद कपड़े पहने वरिष्ठों की टीम को ढूंढ निकाला। वरिष्ठ बाई फैंग, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। समूह के मुखिया युवक ने बाई चेंग को देखकर थोड़ा भौहें सिकुड़ीं। मिलते ही मदद के लिए कहा जाना थोड़ा चिंताजनक था। खैर, आखिरकार वह उसका छोटा चचेरा भाई था, इसलिए उसे सुनना चाहिए कि उसे क्या कठिनाइयां थीं। बाई चेंग, जल्दी मत करो, मुझे धीरे से बताओ। किसी ने मेरा अवसर छीन लिया। बाई चेंग ने नाराजगी से कहा, कई महत्वपूर्ण विवरणों को छोड़ दिया और तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उसने डायमंड बॉडी पिल का वर्णन किया, जो उसका नहीं था, पहले से ही उसके हाथों में था लेकिन जियाओजी ने ले लिया था। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें मूल रूप से ग्रेड 7 की गोली मिली थी, लेकिन वह तुम्हारे साथी ने ले ली? बाई फैंग चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके पीछे खड़े उसके साथियों ने भी बाई चेंग की ओर देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। ये बिल्कुल सच है, तुम्हें मेरे लिए आवाज़ उठानी चाहिए, चचेरे भाई। अगर यह सच है तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए आवाज़ उठाऊंगा। जब हमें गोली वापस मिल जाएगी तो हमारे पास बड़ों को समझाने का एक वैध कारण होगा। बाई चेंग ने उत्साह से सिर हिलाया। वह जानता था कि उसका चचेरा भाई कितना शक्तिशाली था। वह एक 3 स्टार स्पिरिट था। उसकी टीम फ्लेम हंट ग्रैंड प्रतियोगिता में सबसे मजबूत टीम भी थी, जिसे व्हाइट डेमन टीम के नाम से जाना जाता था। बाई फैंग ने बाई चेंग के कंधे पर थपथपाया, उसकी आंखों में लालच भरी चमक थी। एक ग्रेड 7 की गोली। चूंकि उसका छोटा भाई, जिसकी खेती का आधार उथला था, गोली की शक्ति के प्रभाव को संभाल नहीं सकता था, इसलिए उसके चचेरे भाई के लिए ये दर्द सहना बेहतर होगा। पिछले साल से जब उसने लिन शियुआ और यान हाओ को हराया था, बाई फैंग इस तरह के कारनामों से कुछ हद तक नशे में था। परिपक्व होने से पहले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को हराने का मतलब था कि वह इस बारे में शेखी बघार सकता था, और जब प्रतिभाशाली व्यक्ति बड़ा हो जाता तो वह ये भी शेखी बघार सकता था कि वे कभी उसके पराजित अधीनस्थ थे। बेशक ऐसी बातों को निजी रखना था और लिन शियुआ के सामने कभी भी उनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा वह लिन शियुआ से हार सकता था। बाई फैंग पहले से ही जियोजे नामक प्रतिभाशाली व्यक्ति को हराने और उसकी ग्रेड 7 की गोली लेने के लिए उत्सुक था। जियोजे के उसे हराने में सक्षम होने के बारे में यह असंभव था। पिछले साल उस राक्षस लिन शियुआ को भी उसने हरा दिया था। लिन शियुआ से अधिक राक्षसी कोई कैसे हो सकता है? अध्याय 70 शिकार शुरू होता है। बुजुर्ग की गलतफहमी। नदी के किनारे एक दिन आराम करने के बाद जियाओजे तीनों लड़कियों के साथ निकल पड़ा। हालांकि अग्नि ऊर्जा शिकार 7 दिनों तक चला, लेकिन आमतौर पर इसमें इतना समय नहीं लगता था।
जियाओयान के मामले में ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सभी नए छात्रों की ताकत को इकट्ठा करके सभी वरिष्ठों को हराना चाहता था। यही वजह है कि यह 7वें दिन तक चला। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में यह आमतौर पर 2 से 3 दिनों में समाप्त हो जाता था। आखिरकार इन अकेडमी के नए छात्रों के लिए भी जंगल पार करने में 7 दिन नहीं लगते। जियाओजे ने जानबूझकर एक दिन आराम किया ताकि शिकार मोटा हो जाए, जिससे उसके लिए शिकार करना आसान हो जाए। जंगल से गुजरते हुए जियाओजे ने अपनी आत्मा की धारणा को बढ़ाया। अपनी वर्तमान आत्मा की धारणा क्षमता के साथ कोई भी वरिष्ठ उसकी पहचान से बच नहीं सकता था अगर वह सावधानी से खोजता। उन्हें ढूंढ लिया। जियाओजे ने चुपचाप बुदबुदाया, फिर तीनों लड़कियों की ओर हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। जब तक हान यू और अन्य लोग वहां पहुंचे तब तक जियाओजे के सामने लाशों का ढेर लग चुका था। 5 आकृतियां बिखरी पड़ी थीं, उनके चेहरे आतंक से भरे हुए थे। उन सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या हुआ? ये सब 1 मिनट से भी कम समय में हो गया। हान यू ने जमीन पर पड़े 5 वरिष्ठों को देखा, प्रभावित महसूस करते हुए कुचला हुआ। वरिष्ठ भाइयों, बस अपने कार्ड आज्ञाकारी ढंग से सौंप दो, अन्यथा बाद में तुम्हें पीटा जाएगा और अगर तुम घायल हो गए तो मैं भी अपनी ऊर्जा बर्बाद करूंगा। जियाओजे ने शांति से कहा। 5 वरिष्ठ एक बार में पीले पड़ गए। जियाओजे की बातों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया। आखिरकार जियाओजे ने उन्हें तुरंत वश में कर लिया था। जिस क्षण जियाओजे दिखाई दिया वे सभी लकवाग्रस्त महसूस करने लगे, स्थिर रूप से खड़े होने में असमर्थ, केवल छोटी हरकतें करने में सक्षम। इस अजीब तरीके ने उन्हें डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। हिलना मत, हिलना मत, मैं उन्हें दूंगा, मैं उन्हें दूंगा। 5 वरिष्ठों के आज्ञाकारी सहयोग के साथ जियाओजे ने आसानी से उनके 5 क्रिस्टल कार्ड से अग्नि ऊर्जा को अपने कार्ड में स्थानांतरित कर दिया। दुर्भाग्य से वह सब नहीं ले सका। उन्हें अभी भी शेष 7 दिनों के लिए पर्याप्त अग्नि ऊर्जा रखने की आवश्यकता थी। लेकिन एक बार जब इन वरिष्ठों की अग्नि ऊर्जा 10 से नीचे गिर गई तो उन्हें जंगल छोड़ना पड़ा और वे अग्नि ऊर्जा शिकार में भाग नहीं ले सके। अग्नि ऊर्जा शिकार में भाग लेने वाले वरिष्ठों की संख्या नए छात्रों की संख्या के बराबर थी, 5 की 10 टीमें। अब 9 टीमें बची थीं। जमीन पर लेटे 5 लोग जियाओजे और अन्य लोगों को जाते हुए देख रहे थे, राहत महसूस कर रहे थे। भगवान का शुक्र है, वह राक्षस आखिरकार चला गया। एकांत जगह पर जियाओजे ने अपना काला कार्ड निकाला। ठीक है, कुल 120 अग्नि ऊर्जा। चलो इसे बराबर बराबर बांट देते हैं। लिटिल डॉक्टर और जियाओ जुनर को कोई आपत्ति नहीं थी। हान यू एक पल के लिए झिझकी, फिर अपना सिर हिला दिया। जियाओजे, अगर हम इसे बराबर बांटते हैं तो क्या मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा? मैंने तुम्हें पहले ही अग्नि ऊर्जा का मूल्य समझा दिया है। हान यू को पता था कि उसने जो जानकारी दी है वह जियाओजे को वरिष्ठों से पूछताछ करके मिल सकती है। जियाओजे ने हान यू को उदासीनता से देखा। चूंकि तुम मेरी टीम में शामिल हो गए हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता। भले ही हमारा साथ कम समय का हो, लेकिन हम फिर भी टीम के साथी हैं। हान यू को फिर से बोलते हुए देखकर लिटिल डॉक्टर जुनर ने उसका हाथ खींचा और उसे आंख मारी। हान यू, बहुमत के नियम के अनुसार हम तीनों ने इसे बराबर बांटने पर सहमति जताई है। इसके अलावा तुम्हें असहज महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। हान यू ने एक पल सोचा और आखिरकार सहमति में सिर हिलाया। उसने अपना क्रिस्टल कार्ड और एक गहरा नीला स्क्रॉल निकाला। वैसे भी मैंने आपका बहुत फायदा उठाया है। यह एक खजाने का नक्शा है जो मुझे गलती से मिला है। इसका मूल्य अज्ञात है, लेकिन कृपया इसे स्वीकार करें। जियाओजे ने गहरे नीले रंग के स्क्रॉल को देखा, इसकी प्राचीन और रहस्यमय आभा को महसूस किया। उस मामले में धन्यवाद वरिष्ठ बहन हान यू। अग्नि ऊर्जा का वितरण तय हो गया है। जियाओजे ने गहरे नीले रंग के स्क्रॉल को दूर रखने से पहले 3 लड़कियों के क्रिस्टल कार्ड में कुछ अग्नि ऊर्जा स्थानांतरित की। जियाओजे को स्क्रॉल दूर रखते हुए देखकर हान यू ने राहत की सांस ली। हालांकि यह एक खजाने का नक्शा था, लेकिन इसका मूल्य अज्ञात था और बहुत सारी अनिश्चितताएं थीं। अंत में हान यू ने फिर भी उसका फायदा उठाया। जियाओजे खजाने का नक्शा स्वीकार करने के लिए तैयार थी, शायद उसे और अधिक सहज महसूस कराने के लिए। हान यू ने जियाओजे की पीठ को देखा, कृतज्ञता महसूस करते हुए। इसके बाद वे शिकार के रास्ते पर चल पड़े। एक के बाद एक वरिष्ठ टीम पर हमला किया जा रहा था। जल्द ही जंगल में वरिष्ठों का शिकार करने वाली नई छात्र टीमों के बारे में चर्चाएं शुरू हो गईं। जंगल के एक निश्चित हिस्से में 3 वरिष्ठ क्रॉस लेग बैठे थे। इस छोटे लड़के ने शिकार के मोटा होने का इंतजार करने के लिए एक दिन आराम किया। हा, ये कहने के बाद हुकियान हंस पड़ा। उसे जियाओजी की हरकतें बेवजह मजेदार लगीं। ये 6ठी सीनियर टीम है। इस छोटे लड़के की ताकत के साथ भले ही वह सबसे मजबूत बाइशा टीम का सामना करे, यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिनेल्ड ने कुछ हद तक आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या बाहरी अकादमी में साधना कार्यक्रम वास्तव में इतना शक्तिशाली है?
क्या यह इस छोटे लड़के को इतनी कम उम्र में डुएलिंग क्षेत्र में आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है? एल्डर यान भी उत्सुक था। उसने इन अकादमी में साधना कार्यक्रम पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए जियाओजी की ताकत देखना कुछ हद तक आश्चर्यजनक था। हुकियान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, अधीरता से कहा, क्या बाहरी अकादमी में साधना कार्यक्रम वास्तव में इतना शक्तिशाली है? मुझे हर साल 1 या 2 स्थान मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से ये सिर्फ ये छोटा लड़का है जो मजबूत है। इसके अलावा उसे आउटर अकादमी के साधना कार्यक्रम से ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। जब एल्डर लिन और एल्डर यान ने ये सुना तो वे दंग रह गए। ये जानकारी कहाँ से आई? बूढ़े आदमी, क्या तुमने कोई रिश्वत ली? एल्डर लिन ने सीधे सादे शब्दों में कहा, जिससे हुकियान अपनी आंखें घुमाते हुए हंस पड़ा। भाड़ में जाओ। जहां तक इस छोटे लड़के के साधना कार्यक्रम की बात है तो तुम्हें पता है कि उसके पास पुस्तकालय में प्रवेश करने के 2 मौके हैं और औषधीय गोलियां भी हैं। 2 बार उसने पुस्तकालय से पृथ्वी श्रेणी की तकनीकों के 2 खंड प्राप्त किए। एक जल गुण था और दूसरा जहर था। जल गुण उसके अपने उपयोग के लिए है, जबकि जहर गुण उसके बगल में बैठी लड़की के लिए है। ये सुनकर एल्डर लिन और एल्डर यान दोनों अवाक रह गए। इस छोटे लड़के की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसने लाइब्रेरी में एक बार जाकर पृथ्वी श्रेणी की तकनीकों के 2 खंड प्राप्त कर लिए। और भी वह अमूल्य पृथ्वी श्रेणी की तकनीकों को साधारण वस्तुओं की तरह मानता था और उसने एक को अपने बगल में बैठी लड़की को दे दिया। और औषधीय गोलियों के आवंटन का उपयोग उसने अग्नि गुण की साधना करने वाले चिकित्सकों के लिए गोलियों के बदले में किया। हुकियान ने आग में घी डाला। एल्डर लिन दंग रह गया, खुद से बुदबुदाया, क्या तुमने नहीं कहा कि वह जल गुण है? हो सकता है किसी और लड़की के लिए। दोनों बुजुर्गों के चेहरे पर हैरान भाव देखकर हुकियान ने जानबूझकर सिर हिलाया। उन्होंने महान योद्धा से डुएलिंग तक आगे बढ़ने में 1 साल बिताया और साधना कार्यक्रम का एकमात्र प्रभाव पृथ्वी श्रेणी तकनीक का एक खंड था। बाकी सब उनका अपना प्रयास था। ये सुनने के बाद एल्डर यान पछतावे में दिखे। अगर उन्होंने सभी संसाधनों का खुद इस्तेमाल किया होता तो शायद वे अब तक उच्च श्रेणी के डुएलिंग क्षेत्र में पहुंच गए होते। एल्डर लिन ने सहमति में सिर हिलाया। ये छोटा लड़का उन 2 लड़कियों को आगे खींचने के लिए लगभग अपने संसाधनों का उपयोग कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे दोनों लड़कियां अपनी आंखों में उसके अलावा किसी और को नहीं देख सकती। एल्डर यान ने कुछ भावनाओं के साथ कहा, ऐसी भावनाओं से थोड़ा ईर्ष्या महसूस करते हुए। अगर विपरीत लिंग का कोई व्यक्ति मेरे लिए इतना त्याग करे तो मुझे डर है कि मैं पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हो जाऊंगा। ये सुनकर हुकियान कांप उठा और उसने अपनी बाहों को रगड़ा। तुम बूढ़े लोग ऐसी बातें करना बंद करो, यह मुझे बीमार कर रहा है। एल्डर यान ने अपनी आंखें घुमाईं और हुकियान को अनदेखा कर दिया, इसके बजाय खुद को अपनी कल्पनाओं में डुबो दिया। तीनों बुजुर्ग हंसे और झगड़ने लगे, जिससे पता चला कि उनका रिश्ता कितना गहरा था। जब वे बात कर रहे थे तो जियोजी और अन्य लोगों को अप्रत्याशित रूप से एक और नई छात्र टीम का सामना करना पड़ा।